रूई 15 साल का एक लड़का जिसके पास अब तक कोई भी मैजिक पावर नहीं है, अक्सर अपनी दोस्त एलिना के तानों का शिकार बनता है। एलिना उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन वो रूई को हर मौके पर चिढ़ाती है क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं है। आज भी कुछ अलग नहीं था। एलिना फिर से रूई का मजाक उड़ा रही थी। इस दुनिया में लगभग हर किसी के पास कोई न कोई यूनिक मैजिक पावर होती है, पर रूई के पास कुछ भी नहीं। यही बात उसे अंदर से तोड़ती रहती है। रूई को सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी दिक्कत रहती थी, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ एलिना ने तो सिर्फ 3 साल की उम्र से ही मैजिक सीखना शुरू कर दिया था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी मैजिक स्किल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली गईं। रूई को इस बात का सबसे ज्यादा दर्द ये था कि एलिना कभी उसकी तकलीफ को समझ ही नहीं सकी। एलिना अक्सर रूई को मैजिक ट्रेनिंग में मदद करती थी। उम्मीद करती थी कि शायद किसी दिन रूई भी कोई पावर हासिल कर पाए, लेकिन रूई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एलिना ही उसे ट्रेन करे। एलिना को भी उसका ये रवैया खलता था। एक दिन रूई सारे ताने, सारी बातों से तंग आ गया। उसने एलिना से कहा कि आज वो खुद अकेले मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता है। एलिना को ये सुनकर झटका लगा और वो रूई से बहस करने लगी। उसने कहा, तुम जैसे लोग अकेले कभी मैजिक नहीं सीख सकते। वो जानबूझकर रूई को उकसाने लगी। गुस्से में आकर एलिना ने एक बेहद भयानक बात कह दी। उसने रूई के डेड पेरेंट्स को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे रूई का दिल टूट गया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग वैसे ही बेकार हैं जैसे तुम्हारे मरे हुए माँ बाप। ये सुनकर रूई अंदर तक हिल गया। उसके माँ बाप की मौत जब वो बहुत छोटा था तब हो गई थी। गुस्से और दुख से भरे रूई ने चिल्लाकर कहा कि अब से वो एलिना से कभी बात नहीं करेगा, न ही उसे अपनी दोस्त मानेगा। एलिना अवाक रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रूई ने ऐसा कह दिया। रूई वहां से भागता हुआ जंगल की ओर चला गया। एलिना वहीं खड़ी रह गई। सन्न जंगल में पहुंचकर रूई ने ठान लिया कि अब वो सच में मैजिक सीखेगा। उसने हवा की मैजिक यानी विंड स्पेल करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम रहा। वो बहुत निराश हो गया। एलिना की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और फिर से कोशिश करने लगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल का माहौल कुछ अजीब है, जैसे वहां कोई मॉन्स्टर हो। रूई डर गया और जंगल छोड़ने का सोच ही रहा था कि उसे जमीन में एक चमकता हुआ गड्ढा दिखा जिसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक एनर्जी निकल रही थी। रूई ने सोचा कि उसे जाकर सबको इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसका पैर फिसला और वो उसी गड्ढे में गिर गया। गिरते ही रूई बेहोश हो गया। कुछ मिनटों बाद जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सुनसान जगह पर पाया जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो याद करने लगा कि यहाँ कैसे पहुंचा। तभी उसके पीछे से एक खूबसूरत और बसी वुमन आई जिसने काले रंग का बहुत ही खुला रोब पहना हुआ था। रूई ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। उसने जिंदगी में इतनी खूबसूरत और रहस्यमयी औरत कभी नहीं देखी थी। थोड़ा गौर से देखने पर उसे औरत के सिर पर छोटे छोटे हॉर्न्स दिखे। रूई को तुरंत एहसास हुआ कि वो एक डीमन है। रूई ने किताबों में पढ़ा था कि डीमंस बहुत खतरनाक और चालाक होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर कंट्रोल कर सकते हैं। वो औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, सही पहचाना तुमने, मैं एक डीमन ही हूँ। रूई घबराया, फिर थोड़ा अटपटे अंदाज में बोला, मैं रूई हूँ। पहली बार किसी डीमन को इतने करीब से देख रहा हूँ। वो डीमन वुमन रूई की हिम्मत देखकर काफी हैरान रह गई, जबकि रूई के गाँव में तो बचपन से सिखाया जाता था कि डीमंस बहुत खतरनाक होते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। फिर भी रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर डीमन एक पल के लिए चुप रह गई। उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया। हजारों साल बीत गए थे, लेकिन इतने लंबे वक्त में किसी ने उसकी ब्यूटी की तारीफ तक नहीं की थी। रूई ने देखा कि वो शर्मा गई है तो झट से बोला, माफ करना, मेरा मतलब तुम्हें असहज करना नहीं था। उसी वक्त रूई के पीछे अचानक एक और लड़की प्रकट हुई। उसकी स्किन थोड़ी टैन थी और उसकी कमर से लंबी स्केली टेल और पीठ से विंग्स निकले हुए थे। रूई ने मुस्कुराकर उसे भी हाय कहा। लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे रूई की ये हिम्मत अजीब लगी, पर कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा इंप्रेस हुई। वो बोली, मैं हूँ 7th ड्रैगन क्वीन। ये सुनकर रूई के तो पसीने छूट गए, क्योंकि दुनिया में ड्रैगन्स को सबसे पावरफुल रेस माना जाता था। रूई डर गया, पर लड़की अपनी पहचान बताते वक्त काफी खुश लग रही थी, जैसे उसे अपनी ताकत पर पूरा गर्व हो। थोड़ी देर बाद ड्रैगन क्वीन ने रूई से पूछा, क्या तुम जानते हो ये डीमन वुमन कौन है? तभी वो डीमन मुस्कुराकर बोली, अरे हाँ, मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं। उसने कहा, मैं हूँ डेस्टेरोसा, द 66th डीमन क्वीन, जो इस दुनिया की सारी डार्कनेस और केओस पर राज करती है। रूई के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर भी गया और हैरान भी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शक था कि क्या ये दोनों सच में वही डीमन क्वीन और ड्रैगन क्वीन हैं जिनके बारे में उसने कहानियों में सुना था। डेस्टेरोसा को लगा कि रूई उसे डीमन क्वीन नहीं मान रहा, क्योंकि वो उसे सिर्फ एक खूबसूरत औरत समझ रहा है। वहीं ड्रैगन क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेस्टेरोसा इतनी आसानी से उसकी तारीफ से शर्मा क्यों गई। दोनों में छोटी मोटी बहस शुरू हो गई। रूई उन्हें देखता रहा और सोचा, इनका झगड़ा देखकर तो लग रहा है ये दोनों अच्छी दोस्त हैं। फिर अब रूई को यकीन हो गया, ये वाकई डीमन क्वीन और ड्रैगन क्वीन ही है। उसे वो पुरानी लेजेंड याद आई जिसमें एक महान हीरो ने दुनिया को डीमन क्वीन और ड्रैगन क्वीन से बचाया था। कहा जाता था कि उस हीरो के पास मैजिक पावर, स्वॉर्ड्समैनशिप और एक दयालु दिल था। उसी ने दोनों को हराकर दुनिया को उनकी इविल रूल से मुक्त किया था। लेकिन उस जीत के बाद वो हीरो खुद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। रूई को समझ आ गया कि ये वही दोनों हैं जिन्हें उस हीरो ने पराजित नहीं बल्कि इस जगह इम्प्रिजन किया था। रूई ने सोचा, अगर वो हीरो इतना शक्तिशाली था तो शायद वो उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, बस इस खाली दुनिया
में कैद कर दिया। उसे लगा कि शायद ये दोनों जानती होंगी कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। रूई ने धीरे से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे हम यहाँ से बाहर जा सकें? डेसेरोसा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। रूई का चेहरा उतर गया। उसे लगा अब उसकी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। ड्रैगन क्वीन ने जोड़ा, अगर हमें बाहर जाने का तरीका पता होता तो हम अब तक यहाँ क्यों होती? फिर ड्रैगन क्वीन ने रूई को अपनी बॉडी पर बना एक सील मार्क दिखाया। उसने बताया कि जब हीरो ने उन्हें कैद किया था उसी ने ये सील लगाया था, जिससे उनकी सोल्स अब इस जगह से बंध चुकी हैं। रूई ने खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर कोई सील नहीं था। तभी डेसेरोसा पास आई, शरारती मुस्कान के साथ बोली, तो चलो देखते हैं कहीं छिपा तो नहीं। और उसने रूई के कपड़े हटाने शुरू कर दिए, जैसे वो उसके शरीर पर इम्प्रिजनमेंट सील ढूंढना चाहती हो। जब रूई का पूरा शरीर चेक किया गया तो सच में उसके ऊपर कोई सील मार्क नहीं मिला। डेसेरोसा और ड्रैगन क्वीन दोनों हैरान थीं। किसी को समझ नहीं आया कि रूई के शरीर पर सील क्यों नहीं है। रूई ने बताया कि वो यहाँ तक पहुंचा जब जमीन में अचानक एक अजीब होल खुला और वो उसमें गिर गया। ये सुनकर डेसेरोसा ने सोचा कि शायद रूई किसी एक्सीडेंट की वजह से इस जगह पर आ गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद डेसेरोसा ने कहा, अगर तुम यहाँ गलती से आए हो तो शायद तुम्हारे पास बाहर जाने का भी रास्ता है। ये सुनकर रूई की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, मैं कुछ भी करूंगा, बस इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर डीमन क्वीन और ड्रैगन क्वीन दोनों मुस्कुरा उठी। रूई की हिम्मत और जज्बा देखकर वो थोड़ा इम्प्रेस भी हुई, मगर रूई अब तक नहीं समझ पा रहा था कि वो दोनों उससे क्या चाहती हैं। तभी डेसेरोसा ने कहा, अगर तुम इस जगह से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें खुद यहाँ एक होल बनाना होगा मैजिक से। रूई ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन मैं तो मैजिक कर ही नहीं सकता। अपने दम पर तो कभी नहीं। ये सुनकर डेसेरोसा बोली, ऐसा नहीं है कि तुम मैजिक नहीं कर सकते, बस तुम्हें इसे जागृत करना नहीं आता। फिर उसने रूई को ऑफर दिया, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, तुम्हारी मैजिक पावर को बढ़ाऊंगी। उसने समझाया, मैजिक एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी, लेकिन अगर हद से ज्यादा कोशिश की तो मैजिक खत्म भी हो सकती है और इंसान की मौत भी। फिर डेसेरोसा ने जोड़ा, सबसे इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए तुम्हें बार बार अपनी लिमिट्स तक जाना होगा, ऑलमोस्ट टिल डेथ। वो बोली, अगर तुम 500 साल तक ट्रेनिंग कर लो तो शायद तुम इस जगह से निकल सको। 500 साल? रूई हैरान रह गया, मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगा इतना लंबा। तभी ड्रैगन क्वीन मुस्कुराई और बोली, यहाँ वक्त अलग चलता है। यहाँ 1 साल शख्स धरती पर सिर्फ एक दिन। रूई की आंखें फैल गईं। मतलब अगर वो यहाँ 500 साल बिताएगा तो धरती पर सिर्फ 500 दिन बीतेंगे। फिर ड्रैगन क्वीन बोली, अगर हम तुम्हें ट्रेन करें तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। रूई ने थोड़ा सोचा, इतनी ताकतवर रानियां मेरी मदद क्यों करना चाहेंगी? जैसे ही उसने ये बात सोची, डेसेरोसा बोली, बदले में तुम हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करोगे। रूई चुप रह गया। इस डील को ठुकराने का सवाल ही नहीं था। अगले दिन रूबी की ट्रेनिंग शुरू हुई। डेसेरोसा ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी मैजिक पावर को महसूस करना है, कैसे उसे नियंत्रित करना है। वो बोली, अगर तुम सच में यहाँ से निकलना चाहते हो रूई, तो 500 साल तक बिना डरे आगे बढ़ना होगा। रूई ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा अपने गांव लौटने के लिए, अपने एल्डर के पास वापस जाने के लिए। उसे वो बुजुर्ग याद आया जिसने उसके माँ बाप के मरने के बाद उसे संभाला था। रूई ने कसम खाई कि वो जरूर लौटेगा। ये सुनकर डेसेरोसा ने हल्के से रूई के सिर पर हाथ फेरा। उसकी कोल्ड डीमन हैंड से भी रूई को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, वैसी जो उसे आखिरी बार अपनी माँ से मिली थी। वो पल कुछ सेकंड के लिए रूई के अंदर एक नई हिम्मत भर गया। लेकिन फिर डेसेरोसा ने कहा, अगर तुम यहाँ मर गए तो माफ करना रूई। उसके ये शब्द सुनकर रूई का चेहरा अचानक उतर गया। कई सालों तक रूई ने डेसेरोसा के साथ मैजिक ट्रेनिंग की। कभी कभी वो जमीन पर रेंगता हुआ पहुंचता, उसका शरीर थकावट से टूट चुका होता। ड्रैगन क्वीन ने देखा कि रूई पूरी तरह थक गया है और समझ गई कि डेसेरोसा उसे बहुत सख्त ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन रूई को आराम करने का मौका भी नहीं मिला। ड्रैगन क्वीन बोली, अब मेरी बारी है। वो बोली, मैं तुम्हें मैजिक नहीं बल्कि चियोंग टेक्निक सिखाऊंगी। उसने बताया, चियोंग टेक्निक एक ऐसी एंशिएंट आर्ट है जो किसी भी मैजिशियन की असली पोटेंशियल को जागृत करती है। इंसानों में बहुत कम लोग इसे जानते हैं। रूई ने पूछा, तो फिर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ड्रैगन क्वीन ने गंभीर होकर जवाब दिया, क्योंकि इसे सीखना आसान नहीं है। यह टेक्निक इतनी कठिन है कि बहुतों ने कोशिश की पर जिंदा नहीं बचे। वो आगे बोली, इस टेक्निक में 9 एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ अटैक के लिए और कुछ डिफेंस के लिए। जो इंसान इन सब पर मास्टरी हासिल कर ले वो दुनिया में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। रूई ने सिर उठाकर कहा, तो मैं सीखना चाहता हूँ, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। ड्रैगन क्वीन हल्का मुस्कुराई, ठीक है रूई, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ड्रैगन क्वीन ने रूई को समझाया कि पिछले कुछ सालों में इंसानों के लिए मैजिक का इस्तेमाल बहुत आसान हो गया है। अब हर कोई बेसिक लेवल मैजिक आसानी से कर सकता है, लेकिन चियोंग टेक्निक ऐसी नहीं है। इसे सीखने के लिए सालों तक मेहनत और धैर्य चाहिए। रूई ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए चियोंग टेक्निक सीखना उतना ही मुश्किल होगा जितना मैजिक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ड्रैगन क्वीन ने कहा, इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें किसी खास टैलेंट की जरूरत नहीं, बस लगन और निरंतर मेहनत चाहिए। रूई ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, बस जल्दी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन ड्रैगन क्वीन ने एक बात छुपा ली कि चियोंग टेक्निक में हर चीज रूई को याद करनी होगी, वरना वो सब बेकार हो जाएगा। इतने में डेसेरोसा वहां आई और बोली, ट्रेनिंग स्केड्यूल हर हफ्ते बदलेगा। ड्रैगन क्वीन ने सोचा कि रूई को पहले चियोंग टेक्निक सिखाना जरूरी है,
इससे पहले कि डेस्टेरोसा उसे मैजिक में पूरी तरह खपा दे। 10 साल बाद अब रूई को इस एंडलेस हेल में रहते हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। उसकी मैजिक स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। डेस्टेरोसा उसकी प्रगति देखकर खुश थी। उसने देखा कि रूई अब सच में एक रियल मैजिशियन बन चुका है। यहाँ तक कि ड्रैगन क्वीन भी हैरान थी। उसने कहा, इस लड़के ने इतनी सालों की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बाद भी थकान नहीं दिखाई। अविश्वसनीय। एक दिन डेस्टेरोसा ने रूई से कहा, आज के लिए बस करो, तुमने बहुत मेहनत की है। लेकिन रूई जिद पर अड्डा रहा, नहीं, मैं रुक नहीं सका, अभी मुझमें थोड़ा मैजिक बाकी है, मुझे और कोशिश करनी है। डेस्टेरोसा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रूई, तुम्हें अपने आप को साबित करने की बहुत ज्यादा चिंता है। वो थोड़ी नरमी से बोली, भले ही तुम अपने दुनिया में एक कमजोर मैजिशियन थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी मेहनत का फल दिख रहा है, तुम्हारी प्रोग्रेस रियल है। फिर उसने रूई के पास आकर कहा, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी अपनी मैजिकल एनर्जी दूंगी। उसने समझाया, तुम्हारे जैसे मैजिशियंस में मैजिक पावर बहुत कम होती है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हारी पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक दिन तुम इसे खो दोगे। रूई डर गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसका मैजिक होना मतलब उसकी जिंदगी का अंत होना है। फिर डेस्टेरोसा ने अपने हाथ उसके सीने पर रखे और एनर्जी ट्रांसफर शुरू किया। उसने महसूस किया कि रूई के मैजिक चैनल्स अब बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, साधारण इंसानों से भी कई गुना। एनर्जी ट्रांसफर खत्म होने के बाद डेस्टेरोसा मुस्कुराई और बोली, हर दिन, हर ट्रेनिंग के साथ तुम और तुम्हारा मैजिक दोनों और मजबूत हो रहे हो। रूई को उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए अपनी आंखों में नमी महसूस हुई। इतने सालों में किसी ने उसे इतना सच्चा प्रेज नहीं दिया था। वो हल्का मुस्कुराकर बोला, थैंक्स, मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलती हैं। फिर रूई हंसकर बोला, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो डेस्टेरोसा। ये सुनते ही डीमन क्वीन का चेहरा लाल हो गया। वो इतनी शर्मिंदा हुई कि सीधे बेहोश हो गई। रूई घबरा गया। डेस्टेरोसा, क्या हुआ तुम्हें? तभी ड्रैगन क्वीन वहां आई और हंसकर बोली, रिलैक्स, वो बस थोड़ी पागल है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसने रूई को देखा और कहा, अभी तुम आराम करो, अगली ट्रेनिंग से पहले तुम्हें एनर्जी चाहिए। अगले दिन रूई की ड्रैगन क्वीन ट्रेनिंग शुरू हुई। वो अब बहुत मजबूत हो चुका था। उसने अपनी पीठ पर भारी पत्थर रखकर 100 पुशअप्स पूरे किए। ड्रैगन क्वीन मुस्कुराई और बोली, वाह, अब तो तुम्हारे ट्रेनिंग के विजिबल रिजल्ट्स आने लगे हैं। वो खुश थी कि 10 साल की मेहनत के बाद रूई ने आखिरकार चियोंग टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली थी। लेकिन फिर उसने देखा रूई चुके से फिर से पुशअप्स कर रहा था, जबकि उसने उसे रेस्ट लेने को कहा था। उसने गुस्से में कहा, रूई, मैंने कहा था आराम करो, तुम्हें कभी भी अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। रूई ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन अपने वर्ल्ड में मैं बहुत कमजोर था, अब जब मौका मिला है तो मैं रुकना नहीं चाहता। ड्रैगन क्वीन ने उसकी ओर देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि रूई के अंदर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक अटूट जज्बा भी है। ड्रैगन क्वीन ने रूई को डांटे हुए कहा, बस करो ये सब बकवास। रूई, तुम्हारा शरीर पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट है। लेकिन रूई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने वर्ल्ड में सबसे कमजोर और सबसे धीमा था। तुम नहीं समझ सकी क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्वीन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि रूई एक ऐसा बच्चा है जो अपने अंदर हीनता से लड़ रहा है और अब उसे किसी तरह ये ठीक करना होगा। वो धीरे से बोली, रूई, तुम्हारी मेहनत का असर साफ दिख रहा है। हर वर्कआउट के साथ तुम्हारा शरीर और मजबूत होता जा रहा है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद को कमजोर इसलिए मानते हो क्योंकि तुम्हें कभी ये पता ही नहीं था कि तुम्हारा शरीर कितना केपेबल है। तुम्हारा रिजेनरेशन एबिलिटी बहुत हाई है और ये किसी भी इंसान में रेयर होता है। तुम्हें नेचर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग पैदा हुए। रूई के लिए ये सब सुनना बहुत इमोशनल था। शायद पहली बार किसी ने उसके फिजिक की सच्ची तारीफ की थी। कुछ देर बाद रूई ने धीरे से पूछा, क्वीन, आपके पेरेंट्स कैसे थे? क्वीन का चेहरा थोड़ा शांत हो गया। उसने कहा, वो दोनों बहुत पहले मर गए। मैं इतनी छोटी थी कि उनके चेहरे तक याद नहीं। रूई थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया। लेकिन क्वीन मुस्कुराई और बोली, डोंट वरी रूई, ये सब याद करके मैं दुखी नहीं होती। मैं भी जन्म से स्ट्रॉन्ग थी। उसी स्ट्रेंथ ने मुझे आज तक जिंदा रखा है। रूई अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। वो क्वीन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। क्वीन हैरान रह गई। रूई, ये क्या कर रहे हो? रूई बोला, बस मुझे लगा कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। तुम भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, मैं भी। क्वीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, अब शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद रूई बोला, मुझे अब समझ आ गया, तुम भी कभी मेरी तरह ही थी, कमजोर और अकेली, लेकिन अब मैं रोना बंद करूंगा। उसी वक्त डेस्टेरोसा वहां पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। 100 साल बाद एंडलेस हेल। अब रूई पहले जैसा नहीं रहा। वो अब इतना मजबूत था कि कुछ मैजिकल टेक्निक्स तक इस्तेमाल कर सकता था। वो अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए ड्रैगन क्वीन को बुलाता है। हे रियो, जरा ये देखो। क्वीन थोड़ी चौंकी। रियो, उसे याद आया एक बार रूई ने पूछा था कि क्या उसका कोई नाम है। तब उसने कहा था, लोग मुझे बस ड्रैगन क्वीन कहते थे, किसी ने मुझे कभी एक इंसान की तरह नहीं देखा। रूई ने उसी पल ठान लिया था कि वो उसे उसके नाम से बुलाएगा, रियो। वो मुस्कुराया, रियो, अब बताओ मेरा मैजिक ऐसा लग रहा है? रियो ने देखा रूई की मैजिक अब बहुत स्थिर और ताकतवर थी। वो बोली, तुम्हारी मैजिकल स्किल्स अब पहले से कहीं बेहतर हैं। तुमने ऑफेंसिव और डिफेंसिव चोंग टेक्निक्स का आधा हिस्सा मास्टर कर लिया है, सिर्फ 100 सालों में। रूई मुस्कुराया, जब भी तुम मुझे छूती हो मेरा दिल तेज धड़कने लगा है। रियो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? रूई, तुम क्या बोल रहे हो? रूई बोलता चला गया, तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है और तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। रायो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम तो एक परवर्ट हो। ये कहकर उसने रूई को मारना शुरू कर दिया। रूई घबरा गया, मैंने क्या बोल दिया? मैंने तो बस सच कहा था। रियो शर्म से अपना चेहरा छुपा रही थी। वो अब भी सोच रही थी कि रूई ने क्या क्या बोल दिया।
और क्यों उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। इसी बीच डेस्टेरोसा वहाँ आ गई। वो बोली, रियो, मुझे तुमसे अगली ट्रेनिंग के बारे में बात करनी है। रूई ने दोनों को वहीं छोड़ दिया और बोला, तुम लोग डिस्कस करो, मैं प्रैक्टिस जारी रखता हूँ। जैसे ही रूई दूर गया, डेस्टेरोसा मुस्कुराकर बोली, रियो, लगता है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। रियो हंसी, पहले जब वो यहाँ नहीं था हम दोनों तो दिन भर एक दूसरे से लड़ते थे। डेस्टेरोसा ने सिर हिलाया। हाँ, रूई के आने के बाद से ये एंडलेस हेल भी जिंदा सा लगने लगा है। दोनों कुछ पल के लिए चुप रही। फिर रियो ने दूर खड़े रूई की ओर देखा। वो अब एक कमजोर लड़का नहीं बल्कि ऐसा इंसान बन चुका था जिसने हेल में भी उम्मीद जगा दी थी। जब रूई ने डेस्टेरोसा को फिर से उसके नाम से पुकारा तो वो थोड़ा झेप गई और बोली, अब से मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। रूई थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। वो सोचने लगा कि उसे अब उसे क्या कहना चाहिए और अचानक याद आया उसने पहले उसे लिटिल सिस्टर कहा था। ठीक है, लिटिल सिस्टर। जैसे ही रूई ने कहा, डेस्टेरोसा का चेहरा लाल हो गया। वो ऑलमोस्ट बेहोश होते होते बची, लेकिन अगले ही पल वो रूई की तरफ दौड़ी और उसे अपने ओपन आर्म्स में जकड़ लिया। इसके बाद दोनों ने अपनी मैजिक ट्रेनिंग शुरू की। इस बार रूई ने उसे अपनी फायर मैजिक स्किल्स दिखाई और डेस्टेरोसा खुश होकर मुस्कुरा उठी। वाह रूई, 100 सालों में तुमने सच में कमाल कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गर्व और उदासी का मिला जुला एहसास, क्योंकि वो जानती थी अब उनका सेपरेशन मोमेंट बहुत करीब है। रूई दौड़कर उसके पास आया और बोला, लिटिल सिस्टर, क्या तुम मेरी प्रोग्रेस से खुश हो? लेकिन रूई जैसे ही पास आया उसने देखा कि डेस्टेरोसा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम रो क्यों रही हो? रूई घबरा गया। वो धीरे से बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ रूई, क्योंकि ये आंसू तुम्हारी वजह से हैं। फिर उसने रूई को कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर आंसू गिरते रहे और वो खुद से वादा करने लगी, मैं किसी भी हालत में तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस भेजूंगी, चाहे हम फिर कभी न मिल पाएं। 300 साल बाद एंडलेस हेल। अब रूई पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो डार्क फ्लेम जैसी खतरनाक और कॉम्प्लेक्स स्पेल तक सीख चुका था जो सिर्फ हाई रैंकिंग डीमंस इस्तेमाल कर सकते थे। डेस्टेरोसा और रियो दोनों उसकी प्रोग्रेस से खुश थीं। डेस्टेरोसा ने बताया कि वो अक्सर अपनी मैजिकल एनर्जी उसके चैनल्स में ट्रांसफर करती थी ताकि वो और तेजी से ग्रो कर सके। रियो ने मुस्कुराते हुए कहा, रूई अब चियोंग टेक्निक्स के सारे लेवल्स मास्टर कर चुका है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों ने रूई की तारीफ की। रूई ने थकर कहा, लगता है अब काफी देर हो गई, चलो सो जाते हैं। दोनों ने हंसते हुए हामी भरी, लेकिन अगले ही पल रूई जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था। डेस्टेरोसा और रियो तुरंत उसके पास पहुंची। जब उन्होंने उसकी आउटर कपड़े हटाए तो उन्हें एक ग्रे मिलिट्री मार्क दिखाई दिया। रूई डर गया, ये क्या है? लेकिन डेस्टेरोसा और रियो खुश होकर बोली, रूई, ये तो प्रोफेशनल वॉरियर मार्क है। रूई थोड़ा शांत हुआ और बोला, तो क्या तुम दोनों के पास भी ऐसा मार्क है? डेस्टेरोसा ने हल्के से अपने कपड़े सरकाए ताकि रूई देख सके। वहाँ एक रॉयल मार्क था जो उसकी रॉयल स्टेटस दिखा रहा था। रियो ने भी अपनी हथेली दिखाई जिस पर उसका रॉयल फैमिली मार्क था। फिर रूई ने पूछा, तो मेरे मार्क पर क्या लिखा है? दोनों ने गौर से देखा और एक साथ कहा, इस पर लिखा है वॉरियर ऑफ डीमंस एंड ड्रैगन्स। रूई हैरान था, लेकिन डेस्टेरोसा की आंखों में गर्व छलक रहा था। वो तुरंत रूई को कसकर गले लगा बैठी। लेकिन रियो ने देखा कि वो मार्क अधूरा है। उसने कहा, रूई, ये मार्क तब कंप्लीट होगा जब इसका रंग सिल्वर में बदलेगा। रूई समझ गया, उसे अभी और ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन रियो ने कहा, तुम्हारा बॉडी अब अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। यहाँ एंडलेस हेल में कोई एज नहीं बढ़ती, इसलिए तुम्हारा शरीर अब ग्रो नहीं करेगा। अगर तुम्हें अपनी मैक्सिमम पावर थ्रेशोल्ड पार करनी है तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। डेस्टेरोसा ने धीरे से कहा, रूई, अब तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम इस जगह से निकल सको। रूई मुस्कुराया, तो फिर कल सुबह हम कोशिश करेंगे बाहर निकलने की। रूई का छोटा सा घर। रूई अपने कमरे में गया। 300 साल की थकान के बाद वो आराम से सो गया। अगले दिन डेस्टेरोसा और रियो ने रूई को समझाया कि उसे इस एंडलेस हेल से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। रूई बस डेस्टेरोसा और रियो को देख रहा था और उस दिन के बारे में सोच रहा था जब वो यहाँ आया था। वो उन फर्स्ट ट्रेनिंग सेशंस को नहीं भूल पाया जिन्होंने उसे टॉर्चर कर दिया था। वो डेस्टेरोसा और रियो के साथ बिताए उन पलों को भी नहीं भूल पाया जब उसने उनके साथ बहुत फन किया था। रूई समझ गया था कि उसकी जिंदगी के ये दिन खत्म हो गए हैं और वो आज घर वापस जा रहा है। इसके बाद रूई अपना एक मैजिक स्पेल तैयार करने लगा जिससे स्पेस में एक होल बन जाए और वो घर जा सके। इससे पहले कि रूई पोर्टल बनाता, रियो ने उसका स्पेल बीच में रोक दिया और उसे कुछ इंपॉर्टेंट देने लगी। रियो ने रूई को अपनी ड्रैगन दांत वाली इयररिंग दी ताकि वो इससे स्पेस में होल बना सके। रियो ने रूई से कहा कि वो उसकी इयररिंग ले और अपनी सारी मैजिकल पावर उसमें डाल दे। रूई ने रियो की इयररिंग ली, अपनी मैजिकल पावर उसमें डाली और इयररिंग की जगह उसके हाथों में एक ड्रैगन सोर्ड आ गई। रूई हैरान था कि उसकी सोर्ड से कितनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर आ रही थी। रियो ने रूई को बताया कि ये कोई आम सोर्ड नहीं है, बल्कि ये उसके फादर की रेलिक है जो उनके फैंग्स से बनी थी। उसने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसी 2 ही सोर्ड्स हैं और वो ये सोर्ड रूई को उनकी मेमोरी के लिए दे रही है। रूई कहना चाहता था कि वो रियो का इतना बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन रियो ने उसकी सुनी ही नहीं और उसे इंटरप्ट कर दिया। रियो ने कहा कि वो ये रेलिक उसे ऐसे ही नहीं दे रही है और अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो उसे ये पूरी बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। रूई ने फिर अपना इरादा बदल दिया और सोर्ड एक्सेप्ट कर ली और रियो से प्रॉमिस किया कि वो इसे ट्रेजर की तरह रखेगा। रियो रूई के फैसले से खुश थी और फिर उसने उसे समझाया कि इस सोर्ड को प्रॉपरली यूज कैसे करना है। कुछ मिनटों बाद रूई उस सोर्ड को
यूज करके ह्यूमन वर्ल्ड और एंडलेस हेल के बीच के स्पेस को काटने के लिए रेडी था। रूई ने अपनी सारी मैजिकल पावर सोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट की और एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट स्विंग किया। उसके वार के बाद हवा में एक बड़ी क्रैक आई जिससे ब्राइट लाइट निकल रही थी। जब क्रैक बढ़ रही थी, रूई ने अपनी इमोशंस को रोके बिना डेस्टेरोसा और रियो को गुड बाय कहना शुरू कर दिया। रूई के जाने से पहले तीनों ने एक दूसरे को हग किया। डेस्टेरोसा ने रूई को गुड जर्नी विश किया और कहा कि अपनी दुनिया में वापस जाते समय केयरफुल रहना। रियो ने रूई को गुड लक विश किया और कहा कि वे हमेशा उसके रिटर्न का वेट करेंगी। रूई को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये एंड है और क्रैक से गुजरने के बाद वो फाइनली अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। रूई ने यह भी सोचा कि वो उन दोनों को एंडलेस हेल से डेफिनेट रूप से फ्री करवाएगा ताकि उनके साथ रह सके। अपनी दुनिया में लौटने से पहले उसने डेस्टेरोसा और रियो से कहा कि वो उन्हें डेफिनेट यहाँ से आजाद कराएगा। डेस्टेरोसा और रियो तो बस रूई को देखती रहीं जो अब उन्हें छोड़कर जा रहा था। एक सेकंड बाद रूई उस क्रैक से गुजर गया जिसके बाद वो बंद हो गई। ये डेस्टेरोसा के लिए सिग्नल था कि रूई उन्हें छोड़कर जा चुका है। रियो ने डेस्टेरोसा से कहा कि 300 सालों में पहली बार वे अब एंडलेस हेल में अकेली हैं। तभी डेस्टेरोसा ने रियो को ग्रैब किया और जोर जोर से रोने लगी। रियो ने डेस्टेरोसा से इसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं की थी। डेस्टेरोसा बस यही कहती जा रही थी कि वो रूई को कितना मिस कर रही है। फिर रियो ने उसे काम डाउन करने की कोशिश की। मन ही मन सोच रही थी कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। रियो इस बात से अमेजिंग थी कि डीमन क्वीन के अंदर भी ऐसी इमोशंस हो सकती हैं। जब डेस्टेरोसा थोड़ी काल्म हुई तो उसने रियो से पूछा कि क्या वो रूई को मिस कर रही है। रियो ने कहा कि उसे रूई पर बिलीव है और अब उसे उतना लोनली महसूस नहीं हो रहा जितना रूई के आने से पहले होता था। रियो की बात सुनकर डेस्टेरोसा की इमोशंस फिर से हावी हो गई और फिर उसने रियो को दबाना शुरू कर दिया। उसे क्यूटी कहकर बुलाने लगी। फिर डेस्टेरोसा ने रियो से कहा कि अगर उसे लोनली लग रहा है तो उन्हें अर्जेंटली हग करने की जरूरत है। इसके बाद डेस्टेरोसा जोर से रियो को हग करने लगी और रियो ने हर तरह से उससे छूटने की कोशिश की। रियो की तो अब ये विश थी कि रूई जल्द से जल्द उनके पास रिटर्न आ जाए। इस बीच रूई डायमेंशंस के बीच में था जिसके जरिए उसे अपनी दुनिया में पहुंचना था। रूई भी डेस्टेरोसा और रियो को सीरियसली मिस कर रहा था जिनसे वो अब कुछ टाइम तक नहीं मिल पाएगा। हालांकि उसने खुद को पुल टुगेदर किया और सोचा कि वो उन्हें डेफिनेट सेव करेगा। थोड़ी देर बाद उसे एक और क्रैक मिली जिससे उसे अपनी दुनिया में जाना था। फिर रूई ने अपनी वो सोर्ड निकाली जो रियो ने उसे दी थी और उसे बड़ा करने के लिए क्रैक पर हिट किया। जब उसने क्रैक को वाइडन कर दिया और उससे गुजरा तो वो उसी फॉरेस्ट में पहुंच गया जहां उसने जमीन में वो होल देखा था जिससे वो एंडलेस हेल में गिरा था। बस कुछ ही सेकंड्स बाद रूई को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो फाइनली होम आ गया है। रूई की हैप्पीनेस की कोई लिमिट नहीं थी और उसने हेजिटेट किए बिना अपने नेटिव विलेज की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन एंडलेस हेल में रहने के दौरान वो घर का रास्ता भूल गया था। पहले रूई ने सोचा कि वो पेड़ पर चढ़कर आसपास देखेगा, पर जैसे ही रूई ने जंप किया वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई से रूई आसपास देख पाया और उसे सी और उसका नेटिव विलेज पास में ही दिखाई दिया। जैसे ही रूई ने ये सारी ब्यूटी देखी उसे रियलाइज हुआ कि वो पहले कितनी स्मॉल वर्ल्ड में रहा करता था। पहले रूई ने सोचा कि वो डेस्टेरोसा और रियो को कैसे सेव कर पाएगा, पर उसे पूरी तरह से श्योर नहीं था कि वो सक्सीड होगा। फिर रूई ने पहले अपने होम रिटर्न जाने का प्लान बनाया ताकि उसे श्योर हो जाए कि उसके डिसअपीयरेंस के बाद वहां कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। घर पहुंचने के बाद रूई ने कुछ थिंग्स पैक की और अपनी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस पर जाने वाला था। ये जगह एक बड़ा स्टोन निकली जहां रूई की मदर और फादर को बेरिड किया गया था। रूई ने इतनी देर तक एब्सेंट रहने के लिए अपोलोजाइज किया और कहा कि अगली बार वो डेस्टेरोसा और रियो को उनसे इंट्रोड्यूस कराएगा। उसी मोमेंट में रूई के पीछे एल्डर बुजुर्ग आया जिसने रूई को पाला था और उसके माता पिता की मौत के बाद उसकी देखभाल की थी। एल्डर जानना चाहते थे कि रूई इतने टाइम से कहां था, जिस पर रूई ने कहा कि ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। रूई ने इतने टाइम के लिए एब्सेंट रहने के लिए एल्डर से अपोलोजाइज किया और उन्हें देखकर बहुत हैप्पी हुआ। फिर एल्डर ने रूई को उनके पास चलने के लिए इनवाइट किया ताकि उसे कुछ वार्म खाने को दे सके। रूई ने एक लार्ज फायरबॉल क्रिएट की और एल्डर से कहा कि उसे जाना होगा। एल्डर शॉक है कि रूई इतनी इजीली इतनी बड़ी फायरबॉल क्रिएट कर सकता था। रूई ने कहा कि वो फाइन है और अब पहले जितना वीक नहीं है। एल्डर ने रूई की आंखों में उसकी एबिलिटीज के लिए अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फिडेंस देखा और उन्होंने ये भी कहा कि वो रूई के घर की लुक आफ्टर करेंगे। रूई ने एल्डर को उनकी कंसर्न के लिए थैंक किया, जिसके बाद वो अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ गया। जब रूई जा रहा था एलेना ने उसे देखा और फौरन रूई से कहने लगी कि वो उससे कितनी एंग्री थी। एलेना ने सोचा कि रूई रिटर्न आ गया है तो वो उससे पीस करना चाहता होगा। रूई ने एलेना से साफ साफ कह दिया कि इतने टाइम में भी उसका एरोगेंस जरा भी चेंज नहीं हुआ है और उसे फाइनली ग्रो अप हो जाना चाहिए। रूई की बात सुनकर एलेना डीप शॉक में थी क्योंकि उसके जाने से पहले रूई ने कभी उसके साथ इतनी बोल्डली बात नहीं की थी। रेज में आकर एलेना ने तुरंत फैसला किया कि रूई को अपनी बातों का आंसर देना होगा और उसने रूई पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली। पर एलेना की सारी एक्सपेक्टेशंस के कॉन्ट्रेरी रूई ने उसके अटैक को बिना स्क्रैच लगे ही रिपेल कर दिया। एलेना परप्लेक्स थी कि रूई ने उसके मोस्ट पावरफुल मूव को कैसे रोक लिया। रूई ने एलेना से कहा कि वो अपने आसपास किसी को नहीं देखती और नहीं ये देखती है कि कैसे लोग उसके आसपास स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं जबकि उसकी स्किल्स आज भी सेम है। इससे एलेना और एंग्री हो गई और उसने फिर से रूई को कम से कम थोड़ा डैमेज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके फास्ट
अटैक्स के बावजूद रूई हर ब्लो से डॉज करने में सक्सीड रहा। इसके बाद रूई ने चियोंग टेक्निक की एक टेक्निक यूज करने का फैसला किया, जिसके दौरान उसने एलिना के फेस पर एक पावरफुल किक मारा। इतने स्ट्रॉन्ग ब्लो के बाद एलिना जमीन पर गिर गई, पर इसके बाद भी उसने रूई को कमांड करना नहीं छोड़ा और उसे उठाने के लिए कहा। लेकिन रूई ने बस एलिना को गुड बाय कहा और उसे हिदायत दी कि अब वो दूसरों के रास्ते में ना आए। एलिना फिर भी रूई के पीछे चिल्लाती रही कि जल्दी या देर से वो उसी के साथ होगी। रास्ते में रूई को डेस्टेरोसा और रियो के साथ हुई बातचीत याद आई, जिसमें उन्होंने रूई को एंडलेस हेल से रेस्क्यू करने के प्लान पर डिस्कस किया था। डेस्टेरोसा ने सजेस्ट किया था कि सबसे पहले उन्हें उस हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी जिसने उन्हें इम्प्रिजन किया था, क्योंकि केवल वही जानता है कि उनके ऊपर से सील्स कैसे हटानी है। रूई ने सजेस्ट किया कि वो हीरो तो मर चुका होगा, पर रियो ने कहा कि शायद उसके रिलेटिव्स या उसकी फैमिली भी उन्हें फ्री कराने का तरीका जानती हो। तो रूई ने डिसाइड किया कि जब वो घर लौटेगा तो उसे हीरो के पोते पोतियों को ढूंढना होगा। रास्ते में रूई ने पहले कॉन्टिनेंट की कैपिटल एस्कोडोरिया के लोगों से हीरो के ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में पता लगाने का फैसला किया। हालांकि रूई को नहीं पता था कि कैपिटल किस डायरेक्शन में है, इसलिए उसने मैजिक के बड़े जमाव को ढूंढने का फैसला किया। मैजिक को ढूंढने की यह टेक्निक ज्यादातर डीमंस यूज करते हैं, जबकि ह्यूमंस को इस टेक्निक में मास्टर होने के लिए लॉट्स ऑफ मैजिकल एनर्जी की जरूरत होती है। रूई ने तब अपनी सारी पावर कॉन्सेंट्रेट की और इस मैजिक को यूज करके मैजिक के बड़े कॉन्सेंट्रेशंस को ढूंढने लगा जो शायद कैपिटल से आ रहे होंगे। इसे यूज करने के बाद रूई को मैजिक का एक बड़ा एक्यूमुलेशन मिला और उसने सोचा कि कैपिटल उसी डायरेक्शन में है। कैपिटल की अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता करने के बाद रूई ने फ्लाइंग जंप यूज करने का फैसला किया, जो चियोंग टेक्निक्स में से एक है और जो उसे वेरी हाई स्पीड से भागने की परमिशन देता है। रूई ने बस थोड़ा सा आगे जंप किया और उसने कुछ ही सेकंड्स में वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसे कई इंटेंस जंप्स के बाद रूई ने थोड़ी देर का ब्रेक लेने का फैसला किया, पर जब रूई रुका तो उसने अपने सामने एक लार्ज लाइन देखी जो कैपिटल के एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। रूई ने बड़ों से सुना था कि कैपिटल में बहुत लोग रहते हैं, पर यहाँ जितने लोग थे उसने सोचा भी नहीं था। रूई एक साइन के पास गया ताकि कैपिटल की कुछ प्लेसेस के बारे में जान सके। साइन के राइट साइड में रूई ने शॉपिंग एरिया देखा जहाँ लोग सुबह सुबह वेरियस थिंग्स बेच रहे थे। लेफ्ट साइड में वो एकेडमी थी जिसके बारे में नाइट ने बताया था। रूई का हमेशा ड्रीम था कि वो इस एकेडमी में जाए और पढ़े, पर अभी उसके पास इसके लिए टाइम नहीं था। पहले रूई ने सोचा कि हीरो के रिलेटिव्स के बारे में किसी बार में पता लगाए, क्योंकि वहाँ ऑलवेज वेरियस यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन वो अभी भी बचा था, इसलिए उसे वहाँ से क्विकली किक आउट कर दिया जाता। फिर रूई ने सोचा कि गिल्ड चलते हैं जहाँ उसे वेरियस ऑर्डर्स पूरे करके मनी अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसे माइग्रेशन कार्ड भी मिल सकता है जिससे वो दूसरी सिटीज और कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता है। थोड़ा सोचने के बाद रूई ने गिल्ड ज्वाइन करके एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया। तभी रूई के पास एक एंग्री ओल्ड वुमन आ गई जिसे लगा कि रूई एकेडमी के रास्ते में लॉस्ट हो गया है। उस औरत ने रूई को ग्रैब किया और जबरदस्ती ड्रैग करके एकेडमी की तरफ ले जाने लगी। रास्ते में औरत ने रूई को बताया कि एकेडमी इसलिए बनी है ताकि उस एम्पायर को डायरेक्टली कम्पीट कर सके जो हर साल बड़ा होता जा रहा है। उसने रूई को यह भी बताया कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी उसे एकेडमी का एग्जाम पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ मिनट बाद वे उसी एकेडमी पर पहुंच गए जहां एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे थे। रूई को अब समझ आ गया था कि वो होपलेस सिचुएशन में है और अब उसके पास एग्जाम देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। दूसरी तरफ रूई को इस बात का दुख नहीं था कि वो यहाँ पहुंच पाया। इसके बाद रूई उस काउंटर के पास गया जिसके पीछे एक टीचर थे जो न्यू स्टूडेंट्स को रिसीव कर रहे थे। दूर रूई ने हवा में तैरते हुए टारगेट्स देखे जहां न्यू स्टूडेंट्स अपनी मैजिक स्किल्स दिखा रहे थे। एक टीचर ने रूई से कहा कि उसे अपनी मैजिकल स्किल्स दिखानी होंगी जहां वो एब्सोल्युटली एनी मैजिक यूज कर सकता है। रूई ने देखा कि एक लड़की अपनी मैजिकल एबिलिटीज से टारगेट्स को बिल्कुल हिट नहीं कर पा रही थी। रूई को उस पर सिंसियरली अफसोस हुआ, जबकि बाकी एप्लीकेंट्स उस पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि वो बिल्कुल नाकाबिल है। अब नेक्स्ट टर्न रूई की थी अपनी मैजिकल स्किल्स शो करने की। पहले तो रूई अपनी फुल पावर शो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो सबको दिखाएगा कि उसने डेस्टेरोसा और रियो से क्या सीखा है। इस टाइम पर बाकी लोग नहीं समझ पाए कि ये कौन था और किस विलेज से यहाँ आया था। टीचर ने रूई को स्टार्ट करने का कमांड दिया और रूई ने एक ह्यूज फायरबॉल क्रिएट की जिसे सारे टारगेट्स को एट वंस डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। बाकी सब ये देखकर शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आया कि रूई इतनी पावरफुल मैजिक कैसे यूज कर पाया। रूई ने जैसे ही मैजिक यूज की, जमीन पर एक लार्ज गैप बन गया जिससे लॉट्स ऑफ स्मोक निकला। जब बाकी लोग ऐसी मैजिक से स्केयर्ड थे, रूई अपने रिजल्ट से मोर देन प्लीज था। रूई ने टीचर से पूछा कि क्या उसने मैनेज कर लिया, लेकिन टीचर उस मोमेंट में अनकॉन्शियस जमीन पर पड़े थे। फिर रूई ने एक अनदर टीचर से पूछा कि क्या उसे ऐसी स्किल्स के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा, जिस पर टीचर ने फियरफुली रिप्लाई किया कि हाँ, शायद उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जिसके बाद रूई को नेक्स्ट एग्जाम के लिए भेज दिया गया। रूई इस बात से वेरी एम्बैरेस्ड था कि आसपास के लोग उसके बारे में कितनी इंटरेस्ट से बात कर रहे थे। उसी मोमेंट में यूरी, जो एकेडमी में एंटर होने वालों में से एक था, उसने रूई से बात करने का डिसाइड किया। रूई को समझ नहीं आया कि यूरी जैसा हैंडसम गाय उसके जैसे कंट्री बॉय से क्या जानना चाहता है। रूई ने यूरी को ग्रीट किया और कहा कि उसे उनसे मिलकर वेरी ग्लैड हुई, जिस पर यूरी ने भी वही कहा। एक दूसरे से मिलने के बाद यूरी ने तुरंत रूई से ट्यू करके बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि
यहाँ सब एब्सोल्युटली सेम थे। रूई यूरी की एक्सप्रेसिव स्माइल से बहुत सरप्राइज्ड था, मन ही मन सोच रहा था कि गर्ल्स तो कॉन्स्टेंटली यूरी के पीछे भागी होंगी। यूरी ने रूई का अटेंशन इस बात पर दिलाया कि इस साल एकेडमी में कितने अनयूजुअल न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब रूई को एकेडमी के अगले एग्जाम के लिए जाना है और उसे यूरी जैसा एक नया दोस्त भी मिला है। यूरी ने रूई को यह भी बताया कि उसे लगता है कि वह न्यू स्टूडेंट्स में बेस्ट होगी। हालांकि रूई को यह पूरी तरह समझ नहीं आया कि यूरी किसके बारे में बात कर रहा था। रूई ने यूरी से पूछा कि वह किसके बारे में बात कर रहा है और उसे बताया कि वह तो अभी हाल ही में एकेडमी में एंटर हुआ है। यूरी ने पहले थोड़ा सोचा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह और रूई उसी टॉपिक पर वापस आ गए। रूई जानना चाहता था कि वह कितनी स्ट्रांग है, जिस पर यूरी ने रिप्लाई किया कि वह उसी हीरो की ग्रैंड डॉटर है। रूई यह सुनकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुद हीरो की ग्रैंड डॉटर यहाँ पढ़ रही होगी। फिर रूई ने यूरी से पूछा कि वह कैसी दिखती है, जिसने शुरू में उसे वेरी सरप्राइज कर दिया। लगभग इमीडिएटली हीरो की ग्रैंड डॉटर रूई और यूरी के पास आ गई। जैसे ही वह दिखाई दी, उसने तुरंत रूई से पूछा कि क्या वह वही न्यू स्टूडेंट है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। अब जब रूई ने हीरो की ग्रैंड डॉटर को बताया कि हाँ ये वही है, तो उसने रूई से कहा कि वह एक्सट्रीमली पैथेटिक दिखता है। तब यूरी ने बीच में इंटरवीन करने का डिसाइड किया और उससे कहा कि उसे रूई को इंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यूरी ने रूई का इंट्रोडक्शन शार्लेट यूडेलिया से कराया, जो लेजेंडरी हीरो की ग्रैंड डॉटर है। रूई को तुरंत अपने जीवन के वे मोमेंट्स याद आए जब वह हीरो और उसके एक्शंस की एडमिरेशन करता था। उसने यह भी सोचा कि डीमन क्वीन और ड्रैगन क्वीन उतनी ईवल नहीं थी जितनी उन्हें लेजेंड्स में डिस्क्राइब किया गया था, बल्कि वे वेरी काइंड क्रीचर्स थीं। उदेलिया ने रूई के विचारों को इंटरप्ट किया और उससे कहा कि वह किसी लड़के को एकेडमी में अपनी प्लेस ऐसे ही नहीं लेने देगी। फिर यूरी ने उदेलिया से कहा कि सारे एग्जाम्स तो पहले ही ओवर हो चुके हैं और अब सिचुएशन चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। फिर उदेलिया ने अपना हाथ अपनी छाती में डाला और एक व्हाइट ग्लव बाहर निकाला। ग्लव निकालने के बाद उसने ग्लव को रूई की तरफ फेंक दिया और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज किया। आसपास के सभी लोग अनप्रेसिडेंटेड शॉक में थे कि लेजेंडरी हीरो की ग्रैंड डॉटर एक सिंपल विलेज बॉय को चैलेंज कर रही है। उदेलिया ने रूई से कहा कि अगर वह उसे डिफीट कर देती है तो रूई एकेडमी में एंटर होना जारी रखने से रिफ्यूज कर देगा, और अगर रूई फिर भी उदेलिया को डिफीट करने में मैनेज हो जाता है तो वह उसकी पर्सनल स्लेव बन जाएगी। यूरी ने रूई को चैलेंज एक्सेप्ट न करने के लिए अपनी माइट से रोकने की कोशिश की, क्योंकि यह एक कंप्लीटली इरैशनल डिसीजन होगा। एक तरफ रूई ने सोचा कि उसे स्लेव की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास उदेलिया से हीरो के बारे में कुछ जानने का अपॉर्चुनिटी थी। दूसरों के पर्सुएजन मनाने के बावजूद रूई ने ग्लव उठा लिया और इस तरह उदेलिया के ड्यूल में पार्टिसिपेट करने के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ मिनटों बाद रूई और उदेलिया बैटल बिगिन करने के लिए रेडी थे, जबकि बाकी स्टूडेंट्स ये सब देख रहे थे। रिया, जो एकेडमी के टीचर्स में से एक थे, ड्यूल को लेकर वेरी वरीड थे, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स में कोई कैजुअलिटीज होती तो उन्हें हैवी पनिशमेंट मिल सकता था। तब यूरी ने टीचर को रियश्योर किया और कहा कि वह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले रहा है, क्योंकि वह जानता था कि टीचर भी डीप डाउन यह जानना चाहते थे कि रूई कैसा है। हालांकि यूरी ने कहा कि टीचर को भी सब कुछ जज करना चाहिए, जो शुरू में उन्हें बहुत सूट नहीं किया। इसके बाद रेयस, शायद रेया ही हैं, बाहर आए और ड्यूल के रूल्स डिक्टेट किए, जिसमें विनर वह होगा जिसका ओपोनेंट अनकॉन्शियस हो जाए या खुद सरेंडर कर दे। टीचर ने यह भी कहा कि अगर उन्हें लगे कि ओपोनेंट्स में से कोई भी अब बैटल कंटिन्यू करने में एबल नहीं है तो वह लड़ाई एंड कर सकते हैं। रेयस ने ड्यूल पार्टिसिपेंट्स को यह भी रिमाइंड कराया कि बैटल के दौरान किलिंग प्रोहिबिटेड है। इसके बाद रेयस ने ड्यूल के स्टार्ट की अनाउंसमेंट की। उदेलिया ने सोचा कि अगर रूई क्विकली सरेंडर कर देता है तो ड्यूल क्विकली एंड हो जाएगा। ड्यूल के स्टार्ट की अनाउंसमेंट के बाद उदेलिया ने अपनी सोर्ड निकाली, जिससे वह रूई को डिफीट करने वाली थी। शुरू में रूई भी अपनी सोर्ड निकालने वाला था, जो रियो ने उसके लिए छोड़ी, लेकिन उसे रियो के वे शब्द याद आए कि रूई को अपनी सोर्ड तभी यूज करनी चाहिए जब उसके जीवन पर कोई रियल थ्रेट हो। तब रूई ने ड्यूल में ड्रैगन सोर्ड यूज करने का इरादा बदल दिया और उसने ड्यूल बेयर हैंड्स, खाली हाथों से लड़ने का डिसाइड किया, जिसने शुरू में उदेलिया को सरप्राइज कर दिया। उदेलिया पहला ब्लो मारने के लिए एकदम रेडी थी और वह खुद को बार बार याद दिला रही थी कि वह लेजेंडरी हीरो की ग्रैंड डॉटर है। इसके बाद उदेलिया अपने पूरे एंगर के साथ अनआर्म्ड रूई की तरफ भागी। तभी रूई ने अपना हाथ आगे किया और चियोंग टेक्निक, गोल्डन कोकून का इस्तेमाल किया, जिसने उदेलिया के ब्लो से हुए सारे डैमेज को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया। उदेलिया शॉक थी कि रूई ने उसकी सोर्ड के ब्लो को कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया, जो इजीली स्टील को काट सकती थी। ब्लो फेंड ऑफ करने के बाद रूई कहता है कि वह न तो डीमन किंग है, न ड्रैगन किंग, न हीरो और न ही किसी हीरो का ग्रैंड सन, वह तो बस एक ऑर्डिनरी विलेज बॉय है। उदेलिया अभी भी शॉक थी कि रूई ने बेयर हैंड्स, खाली हाथों से इतनी इजीली उसके अटैक को कैसे फेंड ऑफ कर दिया। उदेलिया ने फिर से रूई को कम से कम कुछ डैमेज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह इस अटैक को भी इजीली रिपेल करने में एबल रहा। उदेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि रूई इतनी इजीली उसके ब्लोज को कैसे फेंड ऑफ कर रहा था, क्योंकि वह सोर्ड चलाने में मास्टरफुल थी। फिर उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का डिसाइड किया और सोर्ड की जगह कई पेडल ब्लेड्स, पंखुड़ी ब्लेड का इस्तेमाल किया, जो रूई की तरफ उड़ी। लेकिन इन ब्लेड्स की स्पीड और नंबर के बावजूद रूई बिना किसी डिफिकल्टी के हर ब्लेड से डॉज करने में एबल रहा। तब उदेलिया ने
इन ब्लेड्स के मिरियड अनगिनत का इस्तेमाल करने का डिसाइड किया ताकि वे श्योरली रूई को हिट करें और उसे न्यूट्रलाइज कर दें। टीचर को लगा कि यह टू मच है और उन्होंने ड्यूअल इंटरप्ट करने का डिसाइड किया, लेकिन यूरी ने टीचर को रोक दिया। यूरी ने टीचर का अटेंशन इस बात पर दिलाया कि रूई कितने कॉन्फिडेंट और काल्म तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसका मतलब हो सकता है कि वह इजीली को कर सकता है। रूई सरप्राइज था कि उसकी तरफ कितने सारे पेडल्स उड़ रहे थे और उसे लगा कि उसे यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग मैजिक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तब रूई ने पेडल्स से दूर भागने के बजाय कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, इन पेडल्स की तरफ भागने का डिसाइड किया। फिर रूई ने एक हाई जंप लगाई और वाइड फ्लेम की मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसने उसकी तरफ उड़ रहे सारे पेडल्स को बर्न कर दिया। ओडेलिया यूनिमैजिनेबल शॉक में थी कि रूई इतनी इजीली सोर्ड और मैजिक दोनों के अटैक्स को कैसे रिपेल कर सकता था। तभी ओडेलिया को अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आईं जब उसने अपने फादर के साथ लंबी और कड़ी ट्रेनिंग की थी। उसके फादर ने उसे हीरोज मार्क के बारे में बताया था, जिसे कोई भी ऑब्टेन नहीं कर पाया था, और उन्होंने उससे कहा था कि अगर वह लंबी और कड़ी ट्रेनिंग करेगी तो सूनर और लेटर उसे भी ऐसा मार्क रिसीव होगा, जिसने उसे ग्रेटली मोटिवेटेड किया था। इसके बाद उसके पास बड़ों की एक क्राउड आ गई जिसने उसे हर तरह से टच किया और कहा कि वह डेफिनेटली अपने ग्रैंडफादर की तरह हीरो बनेगी। ओडेलिया ने प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा ट्रेन करेगी और जब वह बड़ी होगी तो एक रियल हीरो बनेगी जो सिविलियंस को वेरियस थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करेगी। अपने विचारों को कलेक्ट करके ओडेलिया फिर से रेडी थी रूई पर फिर से स्ट्राइक करने के लिए। इम्पैक्ट से कुछ मोमेंट्स पहले ओडेलिया डिटरमिन्ड थी कि वह रूई को एकेडमी में उसकी प्लेस नहीं लेने देगी। इम्पैक्ट के मोमेंट पर रूई ने फिर से गोल्डन कोकून चियोंग टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि वंस अगेन पूरे अटैक को रिपेल कर सके। तब रूई को अपनी जिंदगी के वे मोमेंट्स याद आए जब एलिना उसे हर तरह से मॉक करती थी, जिसे लगता था कि मैजिक में मास्टरिंग करने की उसमें एब्सोल्युटली नो टैलेंट है। इस मोमेंट पर रूई ने सोचा कि ओडेलिया के लिए भी पहले वेरी हार्ड टाइम रहा होगा और उसने बेस्ट बनने के लिए अपना सारा टाइम ट्रेनिंग को दिया होगा। फिर रूई ने चियोंग गोल्डन सोर्ड ग्रिप टेक्निक की एक और टेक्निक का इस्तेमाल करने का डिसाइड किया, जिसकी मदद से उसने न केवल ओडेलिया के अगले अटैक को रोका बल्कि उसकी सोर्ड को अपनी पाल्म हथेली में ग्रैब भी कर लिया। रूई ने इतनी इजीली खाली हाथों से उसका वेपन ग्रैब कर लिया जिससे ओडेलिया वेरी फ्राइटेंड हो गई। सोर्ड ग्रैब करने के बाद रूई ने अगली मीटियर फिस्ट चियोंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की तैयारी की, जिसने उसके फिस्ट अटैक्स की पावर को ग्रेटली इंक्रीज कर दिया। ओडेलिया ने सोचा कि ये उसके जीवन के लास्ट सेकंड्स हैं और वह रूई को डिफीट नहीं कर पाई। हालांकि रूई की मुट्ठी ओडेलिया के चेहरे से कुछ इंचेस पहले ही रुक गई, जिससे उसे कोई हार्म नहीं हुआ। रूई ने ओडेलिया को यह कन्विंस करने का डिसाइड किया कि ड्यूअल उसी के फेवर में एंड हो चुका है और उन्हें अब लड़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं है। तब ओडेलिया वेरी फ्राइटेंड हो गई और वह रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूई उसे इतनी इजीली डिफीट कैसे कर सकता है। रूई ओडेलिया की इस स्टेट से वेरी फ्राइटेंड था जिसमें वह अब थी। फिर रूई ने देखा कि अब उन पर किसी का अटेंशन नहीं था और तभी उसने एक छोटा डार्क स्पेस क्रिएट करने का डिसाइड किया जिसमें कोई भी उन दोनों को नोटिस न कर सके। फिर बाकी मौजूद लोगों के सामने एक बड़ा ब्लैक क्यूब आ गया जिसके अंदर से रूई और ओडेलिया दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद रूई ने ओडेलिया की कंडीशन चेक करने और उसे काल्म डाउन करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद ओडेलिया ने देखा कि आसपास सब कुछ डिसअपियर हो गया है और वह और रूई एक कंप्लीटली अलोन डार्क रूम में थे। रूई ने ओडेलिया को समझाया कि उसने एक स्पेशल क्यूब क्रिएट किया है जो ऑल एक्सट्रेनियस लाइट और एक्सट्रेनियस साउंड्स को ब्लॉक करता है ताकि कोई भी ओडेलिया को इस फॉर्म में न देख पाए। इसके बाद रूई तुरंत ओडेलिया के आंसू पोंछने लगा जो वेरी फ्राइटेंड थी। ओडेलिया अपनी तरफ ऐसी कंसर्न देखकर फ्राइटेंड भी थी और सरप्राइज्ड भी, जिससे वह वेरी एम्बैरेस्ड हो गई। ओडेलिया ने रूई से पूछा कि वह यह सब क्यों कर रहा है जबकि उसने उससे कितनी रूडली बात की थी। रूई ने बस इतना कहा कि अगर कोई किसी तरह की ट्रबल में पड़ जाता है तो वह जाता है और उस व्यक्ति की मदद करता है। यह सुनकर ओडेलिया को याद आया कि जब वह छोटी थी तो वह भी ट्रबल में पड़े लोगों की मदद करने का ड्रीम देखती थी। ओडेलिया ने सोचा कि उसने पहले कभी इतनी सिंपल ट्रूथ को क्यों नहीं समझा। इसके बाद उसने रूई से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज किया और अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली। उसने यह भी एडमिट किया कि रूई उससे बैटल और मैजिक में ही नहीं बल्कि सोल में भी मच स्ट्रॉन्गर है। रूई ने कहा कि ओडेलिया ने भी अपनी फाइटिंग स्किल्स वेल शो की और उसकी लेटेस्ट मैजिक ने उसे स्पेशली सरप्राइज किया। रूई ब्लैक क्यूब रिमूव करने वाला था लेकिन ओडेलिया ने कहा कि फ्रेंड्स एक दूसरे को टर्म आपकी जगह करके बात करते हैं और वे अब फ्रेंड्स हैं। रूई ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और जैसे ही ब्लैक क्यूब कोलैप्स होने लगा उन्होंने हाथ मिलाया। ड्यूअल देखने वालों ने फाइनली रूई और ओडेलिया को बड़े क्यूब से बाहर निकलते देखा। इसके बाद ओडेलिया ने सभी स्पेक्टेटर्स दर्शकों को बताया कि वह गिव अप कर रही है और उसने रूई की विक्ट्री फुली एक्सेप्ट कर ली है। लेजेंडरी हीरो की ग्रैंड डॉटर के ऐसे स्टेटमेंट से हर कोई शॉक था और ओडेलिया ने कहा कि रूई को उसकी जगह एकेडमी में पढ़ना चाहिए। टीचर रेया ने ओडेलिया को केवल उस प्रॉमिस की याद दिलाई जिसे हारने पर उसे पूरा करना होगा। रूई को ओडेलिया का स्लेव बनने का प्रॉमिस याद था लेकिन उसने कहा कि उसे स्लेव की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओडेलिया ने कहा कि वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि रूई सारे कंडीशंस कंप्लाई करने से रिफ्यूज कर दे और वह स्लेव बनने के लिए रेडी है। फिर ओडेलिया ने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि अगर वह हारी है तो उसे डेफिनेटली रूई की पर्सनल स्लेव बनना होगा। इसके बाद उसने रूई का हाथ पकड़ा और अपने हाथ पर एक स्लेव मार्क क्रिएट कर दिया
दिया, जिससे अब उदेलिया को वह सब करना होगा जो रूई उससे करवाना चाहता है। उदेलिया अपसेट नहीं थी, बल्कि कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत वह रूई के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए रेडी थी। रूई इस बात से ओनली वंस अगेन एम्बैरेस था कि लेजेंडरी हीरो की ग्रैंड डॉटर उसकी पर्सनल स्लेव बन गई थी। डुअल के बाद रूई और उदेलिया एकेडमी में यूरी से मिले, जो उनसे उनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बारे में पूछना चाहता था। यूरी ने कहा कि वह पहले इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हीरो की फैमिली से कोई किसी का स्लेव बन जाएगा, जिसने उदेलिया को ग्रेटली कंफ्यूज और एंग्री कर दिया। यूरी ने उनसे यह भी जानना चाहा कि वे एक दूसरे के लिए क्या हैं। अब उदेलिया ने केवल इतना कहा कि उसने रूई को नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने रूई को पहले बताया होता कि वह उससे दोस्ती करना चाहती है, तो वह उससे दूर रहने की कोशिश करता। रूई को कुछ समझ नहीं आया, और तब यूरी ने रूई से खुद को यूरी वॉन एक्सिडोरिया के रूप में इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड किया, जो एस्काडोर का करंट प्रिंस था। रूई यह सुनकर शॉक था, क्योंकि वह इवन इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वह रॉयल फैमिली के किसी व्यक्ति को पर्सनली जानेगा। अब रूई को पता चला है कि यूरी प्रिंस है और उदेलिया उसकी पर्सनल स्लेव बन गई है। रूई ने तब यूरी को मास्टर कहकर एड्रेस करने का डिसाइड किया, जिस पर यूरी ने खुद कहा कि फ्रेंड्स को एक दूसरे को मास्टर नहीं कहना चाहिए। इसके बाद यूरी ने रूई से पूछा कि क्या उसके पास रात बिताने के लिए कोई जगह है, क्योंकि उसके अपीयरेंस से साफ था कि वह कैपिटल से नहीं था। रूई ने कहा कि उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही ऐसी इश्यूज अपीयर होंगी वह उन्हें रिजॉल्व कर लेगा। यूरी ने कहा कि वह रूई के प्लेस ऑफ रेजिडेंस का इश्यू किसी तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। यूरी ने कहा कि रूई उसके साथ रात बिता सकता है और वहां उसकी अच्छी टेक केयर की जाएगी, इसलिए रूई को पेइंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। तब यूडेलिया को यूरी की यह जेनरोसिटी टू सस्पिशियस लगी, यह अस्यूम करते हुए कि इसके पीछे उसका कोई रीजन है। यूरी ने कहा कि अभी कैपिटल में पॉपुलेशन की बड़ी शॉर्टेज है, और अगर रूई जैसे स्टूडेंट्स की वजह से एकेडमी की रेटिंग इंक्रीज होती है तो दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट्स कैपिटल में आएंगे। यूरी ने यह भी जोड़ा कि अगर रूई एकेडमी में पढ़ता है तो यूरी हर चीज में रूई को सपोर्ट करेगा। रूई ने सोचा कि अगर यूरी उसकी मदद करता है तो उसके लिए एडजस्ट होना मच इजियर हो जाएगा, और फिर उसके लिए हीरो के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन ढूंढना आसान होगा। और ऐसे विचारों के बाद उसने एकेडमी में स्टूडेंट बनने का डिसाइड किया। उस रात रूई ने यूरी के रूम में रात बिताई, और अगले दिन वह हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने जा रहा था। जैसे ही रूई बाहर गया, उसने एंट्रेंस के पास यूडेलिया को देखा, जो ऑल मॉर्निंग उसके बाहर आने का वेट कर रही थी। रूई ने यूडेलिया को देखने की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, और उसने कहा कि वह बस रूई से मिलने आई थी, ताकि यूडेलिया को न लगे कि कुछ रॉन्ग है। रूई ने उसे कहा कि वह उसे देखकर वेरी ग्लैड है। इसके बाद उसका ऑफेंस जॉय में बदल गया। इसके बाद यूडेलिया ने रूई को उसके साथ वॉक पर चलने के लिए इनवाइट किया, जबकि वह उसे वेरियस प्लेसेस दिखा दी। फिर रूई और यूडेलिया ने ऑल डे कैपिटल में घूमकर वेरियस प्लेसेस विजिट किए। वॉक के दौरान रूई ने सोचा कि अब वह यूडेलिया का ग्रेट डेट कर्जदार है, और वह अब डेस्टेरोसा और रियो को फ्री कराना चाहता है, जिससे लेजेंडरी हीरो ने इस वर्ल्ड के लिए जो कुछ भी किया था वह सब डिवैल्यू हो जाएगा। यूडेलिया ने नोटिस किया कि रूई के साथ कुछ रॉन्ग था, जिस पर उसने रिप्लाई किया कि वह फाइन है। फिर रूई कम टू सेंसेस हुआ, और उसने यूडेलिया से लेजेंडरी हीरो के बारे में कुछ जानने का डिसाइड किया, और उसने सोचा कि रूई उसके ग्रैंडफादर के रेगुलर फैंस में से एक है। यूडेलिया ने कहा कि वह अपने ग्रैंडफादर के बारे में वेरी मच नहीं जानती, क्योंकि उनके डिसअपियर्ड हुए 300 ईयर्स पास हो चुके हैं। फिर यूडेलिया ने रूई को बताया कि इसके बावजूद उसके पास कई फैमिली आइटम्स हैं, जिनमें उसके ग्रैंडफादर की थिंग्स भी थीं, जिसमें रूई को वेरी इंटरेस्टेड थी। इन आइटम्स में से एक सोर्ड फ्राजरासोस थी, जिसका इस्तेमाल यूडेलिया ने रूई के साथ ड्यूअल में किया था, और जो हीरो के फैमिली में जेनरेशन टू जेनरेशन पास हुई थी। रूई ने सोर्ड को देखना शुरू कर दिया, और उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका, क्योंकि जब वह सोर्ड को देख रहा था तो किसी रीजन से उसे अपनी सोल में सिंपली गुड महसूस हो रहा था। जब यूडेलिया ने सोर्ड को रूई के हाथों में दिया तो सोर्ड अनयूजुअल एनर्जी एमिट करने लगी, और रूई को लगा कि सोर्ड रूई को अनयूजुअल मैजिकल पावर से फिल कर रही है। कुछ सेकंड्स बाद रूई ने सोर्ड वापस यूडेलिया को लौटा दी, जिसके बाद उसे सोर्ड से कुछ अनयूजुअल सेंसेशन महसूस हुआ। जैसे ही रात करीब आने लगी, रूई ने उदेलिया से कहा कि बाहर जाने के लिए टू लेट हो गया है और उन दोनों को घर चलना चाहिए। शुरू में रूई उदेलिया को घर तक कंपनी छोड़ने करना चाहता था, लेकिन उसने उसे अपने साथ रात बिताने के लिए इनवाइट किया। एक दूसरे के साथ अकेले पाकर रूई ने अचानक बनी इस सिचुएशन को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए उदेलिया को इतने वंडरफुल डे के लिए थैंक्स कहा। उदेलिया ने रूई का सपोर्ट किया और कहा कि वह किसी और दिन भी साथ में डे स्पेंड करना पसंद करेगी। इसी टाइम पर उदेलिया ने सोचा कि उसके पास रूई को अपना बनाने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। उदेलिया को याद आया कि जब लड़कों को पता चला था कि वह लेजेंडरी हीरो की ग्रैंड डॉटर है, तो उसके सर्कल के कितने लड़कों ने उससे अपने फीलिंग्स कन्फेस करना शुरू कर दिया था। लड़कों में म्यूचुअल इंटरेस्ट होने के बावजूद उदेलिया ने इन लड़कों को डेट नहीं किया, क्योंकि वे उससे मच वीकर थे। इस पूरे टाइम के दौरान रूई ही ओनली वन था जो फाइनली उसे सरपास कर पाया। रूई के लिए अनएक्सपेक्टेडली उदेलिया ने उसे याद दिलाया कि वह उसकी स्लेव है। फिर उदेलिया ने कहा कि वह
उसके लिए व्हाटएवर ही वांट्स कर सकती है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। इस अगले दिन रूई और उदेलिया एकेडमी की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उदेलिया लगातार अनबेरेबल पेन की कंप्लेन कर रही थी। रूई ने सजेस्ट किया कि वह अपनी रिजेनरेशन मैजिक का इस्तेमाल करे, जिस पर उदेलिया ने रूई को केवल पुश किया और उसे अपने बिहेवियर के बारे में केयरफुली थिंक करने के लिए कहा। फिर उदेलिया ने रूई से उसका बॉयफ्रेंड बनने और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा। अल्टीमेटली रूई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसाइड किया और अपने डाउट्स और फियर ऑफ चेंज के बावजूद उदेलिया के प्रपोजल को अग्री कर लिया। ऑफ कोर्स वह लड़की इवेंट्स के इस अचानक टर्न से कंप्लीटली सरप्राइज थी और इससे उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा फास्टर बीट करने लगा। एक स्ट्रेंजर उस युवा कपल के पास आया और एक क्वेश्चन पूछा। यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वे बाय चांस एप्लीकेंट्स थे। ऑब्वियस कॉन्फिडेंस के साथ उस लड़के ने यह ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि वे एक एक्सट्रीमली फ्रेल और डिफेंसलेस कपल हैं, जिसने उन्हें इस सिचुएशन में अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में सोचने के लिए प्रॉम्प्ट किया। इसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और पूछा कि क्या वह लड़की किसी हीरो या फेमस पर्सन की ग्रैंड डॉटर है। जब स्ट्रेंजर ने लड़की के करीब आने की कोशिश की तो उसने उसे फर्मली पुश अवे कर दिया और वार्न किया कि अगर वह फिर से करीब आया तो वह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेगी, जिसमें इवन पॉसिबल वायलेंस भी शामिल है। माइकल, हाँ यही था उस लड़के का नाम। उसने बहुत रिक्वेस्टिंग वॉइस में कहा कि ऐसे थ्रेट्स और हेटफुल वर्ड्स से परहेज किया जाए। वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका इरादा फ्रेंडली है और वो किसी तरह का थ्रेट नहीं बनना चाहता। रूई को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, जबकि उसके पास ऐसा कोई क्लियर रीजन भी नहीं था। एलेना थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करती है जब उस लड़के ने सबके सामने खुलकर उसके लिए अपनी अफेक्शन व्यक्त की और उसकी हार्ट अचानक तेजी से धड़कने लगी उस अनएक्सपेक्टेड सिंसेरिटी की वजह से। लेकिन माइकल को ये सिचुएशन पसंद नहीं आई और उसने तुरंत अपनी मैजिक एबिलिटीज यूज करने का फैसला किया ताकि वो उस लड़के को ओवरकम करके अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके। मेन कैरेक्टर समझ नहीं पा रहा था कि माइकल शहर के बीचों बीच मैजिक यूज करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है। ऑब्वियसली वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने बीच में आकर माइकल को रोकने का फैसला किया ताकि किसी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस को होने से पहले कंट्रोल किया जा सके। उसने स्टोन मशीन गन यूज किया माइकल को रोकने के लिए और ये एक्शन कामयाब रहा। माइकल जोरदार इम्पैक्ट से कई मीटर दूर जा गिरा और अपना बैलेंस खो बैठा। इतनी ताकत झेलने के बाद वो खड़ा भी नहीं रह पाया। उसके साथियों को उसकी हालत देख चिंता हुई और उन्होंने तुरंत माइकल को काम करने की कोशिश की। साथ ही रूई और एलेना से रिग्रेटफुल तरीके से माफी भी मांगी ताकि माहौल फिर से नॉर्मल हो सके। एलेना मुस्कुराकर अग्री करती है आगे बढ़ने के लिए, रियलाइजिंग कि माइकल वाली इंसिडेंट अब पीछे रह गई है और अब उन्हें अपनी जर्नी जारी रखनी चाहिए। टाइम उनके फेवर में नहीं था, इसीलिए उन्हें तेजी से आगे बढ़ना पड़ा ताकि आगे कहीं देर ना हो जाए। बिल्डिंग के आसपास लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि माहौल में एक तरह की बेचैनी और हलचल सी महसूस हो रही थी। उन्हें क्राउड के बीच से निकलकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। एलेना ने उस लड़के से कहा कि क्राउड में ज्यादा स्टैंड आउट न करे, वार्निंग देते हुए कि यहाँ उनके एनिमीज मौजूद हो सकते हैं और मौका देकर मजाक भी उड़ा सकते हैं। लेकिन जब मेन कैरेक्टर को पता चला कि यहाँ रिजल्ट्स भी डिस्प्ले हो सकते हैं तो उसकी डिटर्मिनेशन ने उसे रोका नहीं और वो एलेना की बात को इग्नोर करके सीधे आगे बढ़ गया। उन्होंने देखा कि यहाँ ए से लेकर ई तक क्लासेस लगी हुई हैं। एलेना श्योर थी कि वो लोग शायद क्लास ए में हो सकते हैं, लेकिन असलियत में वो क्लास जेड में निकले और ये सरप्राइजिंग था क्योंकि उनमें से किसी को पहले जी क्लास के एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी नहीं थी, जिससे सिचुएशन और मिस्टीरियस हो गई। यूरी ने दोनों का बहुत वार्म वेलकम किया जिससे माहौल थोड़ा कंफर्टेबल लगा। यूरी के साथ एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर भी था जिसने नाइट स्टाइल हेलमेट पहन रखा था, जिससे इस मुलाकात को और फैंटेसी लाइक टच मिल गया। ये सामने आया कि वो हेलमेट वाला व्यक्ति यूरी का एस्कॉर्ट है और उसकी उपस्थिति ने क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। शॉर्ट इंट्रोडक्शंस के दौरान उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस डिस्कस किए और इस नए और अननोन क्लास में एडवेंचर शुरू करने की तैयारी की। उसने अपना नाम जेसन बताया और कहा कि उसका मुख्य रोल यूरी की प्रोटेक्शन करना है। इससे उन्हें ये समझ आया कि मिशन काफी सीरियस है और टीम वर्क जरूरी होगा। यूरी ने बताया कि वो अपना रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए हेलमेट पहनता है और उम्मीद करता है कि इसके बावजूद वो और मेन कैरेक्टर अच्छे रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। एलेना का मूड अभी भी अच्छा नहीं था। पिछले माइकल इंसिडेंट की वजह से वो अब भी थोड़ा इरिटेटेड थी। यूरी असल में सिर्फ उसी लड़की से मिलना चाहता था, इसलिए उसने पहले क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की ताकि थोड़ा मिस्ट्री बना रहे। फिर ये रिवील हुआ कि क्लास जी इस साल के लिए नया बनाया गया है। पहले स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन इस बार ज़ क्लास में उन स्टूडेंट्स को रखा गया है जिनमें स्पेशल एबिलिटीज हैं। और ये बात सुनकर रूई और एलेना दोनों की क्यूरियोसिटी एक नए लेवल पर पहुंच गई। इस क्लास को एक ऐसी जगह कहा जा सकता है जहां टैलेंटेड और यूनिकली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स को इकट्ठा किया गया है। यहाँ का माहौल क्रिएटिविटी से भरा हुआ है और लर्निंग का तरीका बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से देखा जाता तो शायद ये सब क्लास ए में होते,
लेकिन इनकी परफॉर्मेंस और एबिलिटी इतनी एक्सेप्शनल थी कि मैनेजमेंट ने इन्हें सीधे क्लास जेड में रखा, जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनमें यूनिक पावर्स और पोटेंशियल मौजूद है। लड़की अब भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या यूरी सच में उन दोनों पर नजर रख रहा है या नहीं, क्योंकि पूरी सिचुएशन काफी सस्पिशियस और मिस्टीरियस लग रही थी, जिससे उसके मन में सवाल उठ रहे थे। लेकिन उसके लिए ये मैटर ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि वो लड़के के साथ होते हुए खुद में कॉन्फिडेंट और काम महसूस कर रही थी। वह तेजी से दौड़ रही थी, जिस पर लड़के ने पोलाइटली कहा कि थोड़ा स्लो चलें ताकि दोनों साथ चल सकें और मोमेंट को आराम से ले सकें। जेसन अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर क्यों उन्हें इस फेयर पर नजर रखने के लिए कहा गया है। इससे उसे मिशन के पर्पस पर डाउट और क्यूरियोसिटी दोनों होने लगी। जल्द ही पता चला कि क्लास जी में ज्यादातर स्टूडेंट्स काफी नॉटी नेचर के हैं और उन्हें कंट्रोल में रखना यूरी के लिए भी आसान नहीं है। जेसन का मानना था कि रूई में वो आवश्यक स्किल्स और डिटर्मिनेशन मौजूद हैं जो इस चैलेंज को संभालने में मदद कर सकते हैं। अगर यूरी रूई से इतनी उम्मीद रख रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस लड़के पर काफी ट्रस्ट और आशा इन्वेस्ट कर चुका है और अब रूई को उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होगा। उसकी क्यूरियोसिटी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी और वो और इंतजार नहीं कर पा रहा था क्लास जी की असली रियलिटी समझने के लिए। लड़का और लड़की जल्दी से कपड़े चेंज करके क्लास एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े ताकि वे इस अनयूजुअल ग्रुप और उसके स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा जान सकें। शुरुआत में उन्हें क्लास में कुछ भी अनयूजुअल या अजीब नहीं लगा। रूई का गोल था कि वो इस क्लास में ऐसे लोग ढूंढे जिनसे सच्ची दोस्ती बन सके और वो उम्मीद कर रहा था कि ये पॉसिबल होगा, भले ही हर स्टूडेंट की अपनी यूनिक नेचर और क्वर्क्स हों। जब स्टूडेंट्स ने रूई को रिकॉग्नाइज किया तो वे आपस में पूछने लगे कि क्या वही वो लड़का है जिसने एग्जाम के दौरान ड्यूअल जीतकर सबको चौंका दिया था। रूई थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ लेकिन साथ ही खुश भी कि उसकी अचीवमेंट यहाँ भी नोन है। जब उसने ये कंफर्म किया उनका रिएक्शन थोड़ा ऑड लगा, जैसे वो और डिटेल्स जानने में इंटरेस्टेड हों और अपने तरीके से उसके स्टोरी को सुनना चाहें। एलिना ने रेडीनेस दिखाई कि अगर सिचुएशन अग्रेसिव हो जाए तो वो अपनी सोर्ड निकालकर लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड है ताकि खुद और रूई को डिफेंड कर सके। लेकिन सभी को सरप्राइज करते हुए सामने वाले लड़के ने रूई का हाथ शेक किया और कहा कि वो ड्यूअल बहुत इंप्रेसिव था और उसका काम प्रशंसा के योग्य है। उस लड़के ने रूई की तारीफ करते हुए उसे एक मैग्निफिसेंट और स्किलफुल ड्यूलिस्ट बताया, मानो वो उसकी एबिलिटीज की प्रशंसा ही नहीं कर रहा था बल्कि एक तरह से उसे एडमायर भी कर रहा था। फिर जैक ने अपनी एक्सप्लोसिव मैजिक और एबिलिटीज के बारे में बताया जिससे वहां मौजूद लोग और भी इम्प्रेस्ड हो गए। उसकी पॉपुलैरिटी क्लास जीड में काफी हाई थी। जैक के पीछे एक और लड़का खड़ा था जिसका नाम माइकल था और उसके बिल्कुल पास एलेक्स मौजूद था। क्लास इंट्रोडक्शन अब इंफॉर्मेटिव होने लगा और माहौल काफी वेलकमिंग लगने लगा। जैक ने उम्मीद जताई कि रूई उनसे दोस्ती कर पाएगा और एक अच्छा कनेक्शन बना पाएगा जो उसके लिए और पूरी क्लास जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इतना वार्म वेलकम पाने के बाद रूई को महसूस हुआ कि उसकी पहले की सारी चिंता बेकार थी और अब वो इस अनयूजुअल क्लास में नई दोस्तियों और एडवेंचर्स के लिए तैयार था। क्लास की लड़कियों ने भी मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया और बातचीत शुरू की जिससे पूरे क्लास में एक फ्रेंडली वाइब बनने लगी। रूई एक स्टूडेंट की तरफ आकर्षित हुआ और उसे उत्साह से बातचीत करने लगा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह क्लास उसे बहुत सारे दिलचस्प अनुभव और मूल्यवान संबंध दे सकती है। लेकिन जल्दी ही पता चला कि जिस स्टूडेंट से रूई बात करने गया था उसका मूड फ्रेंडली नहीं था बल्कि उसकी बिहेवियर काफी अग्रेसिव और गुस्से भरी थी। इस अचानक रिएक्शन से रूई थोड़ा स्टन्ड रह गया और उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया। मेन कैरेक्टर्स पूरी तरह कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था शायद उनसे कोई गलती हुई है या फिर स्टूडेंट का पहले से कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा होगा जिसने इस तरह की रिएक्शन को ट्रिगर किया। चूंकि रूई गांव से आता है इसलिए संभव है कि वो शहर की कुछ कस्टम्स या प्रैक्टिसेस से परिचित न हो और शायद इसी वजह से स्टूडेंट उसके प्रति इतना नेगेटिव बिहेव कर रहा था। असल रीजन ये था कि कैपिटल में स्लेव बीस्टमैन रखना सख्त मना है जबकि दूसरे बड़े शहरों में ये प्रैक्टिस अभी भी जारी थी। इसी वजह से बीस्टमैन समुदाय में नाराजगी और सामान्य लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। मेन कैरेक्टर सोच में पड़ गया कि क्या वो कभी इस स्टूडेंट से दोस्ती कर पाएगा। इनिशियल टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बावजूद वो उम्मीद कर रहा था कि शायद समय के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएगा। इस दौरान एलेना कुछ कहने ही वाली थी कि रूई का ध्यान अचानक क्लास की एक लड़की पर चला गया। इससे एलेना को थोड़ा इरिटेशन और गलतफहमी महसूस हुई। वो लड़की सच में इतनी खूबसूरत थी कि रूई ने उसे देखकर ऐसा महसूस किया मानो किसी पेंटिंग से बाहर चली आई हो। उसकी ब्यूटी ने रूई का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हल्का सा हकलाते हुए रूई ने उसे ग्रीट किया, खुद को संभालते हुए पोलाइट रहने की कोशिश की, लेकिन बदले में लड़की ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया जिससे रूई आंतरिक रूप से थोड़ा परेशान और डिसअपॉइंटेड महसूस करने लगा। एलिना ये देखकर स्टन्ड रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उस लड़की ने इतनी कोल्ड एटीट्यूड कैसे दिखा दी। वो लड़की काफी प्रिटेंशियस टोन में बोली कि उससे बात करने लायक कुछ है ही नहीं, जिससे इरिटेशन और भी बढ़ गया। एलिना इस रूड रिप्लाई से काफी अपसेट हो गई क्योंकि वो इस क्लास में दोस्ती की उम्मीद लेकर आई थी
और ये रिएक्शन उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। वो विजिबली इरिटेटेड थी, लेकिन स्थिति को कंट्रोल किया गया क्योंकि यूरी ने टाइमली इंटरवीन करते हुए कहा कि लगता है रूई ऑलरेडी सबके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर चुका है और अब टीचर उनकी तरफ आ रही हैं, इसीलिए सबको जल्द अपने प्लेसेस ले लेने चाहिए। यूरी ने फिर फ्रेंडली तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दोहराया और रूई का स्वागत किया, ये दिखाते हुए कि डिस्पाइट कुछ अर्लियर इश्यूज वो कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन के लिए तैयार है। मेन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन से साफ झलक रहा था कि वो इस नए क्लास एनवायरनमेंट से संतुष्ट है और यही से उसकी एकेडमी लाइफ ऑफिशियली शुरू हो रही है। नए चैलेंजेस और एडवेंचर्स की तरफ पहला कदम। कुछ समय बाद एक टीचर बच्चों को ध्यान से इंपॉर्टेंट जानकारी समझा रही थी। वो बता रही थी कि वाटर मैजिक वातावरण की मॉइस्चर का उपयोग करके काम करती है और इसी प्रिंसिपल से इसके स्पेल्स ऑपरेट होते हैं। लेकिन रूई ने रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट जताते हुए कहा कि संभव है वाटर मैजिक अंडरग्राउंड सोर्सेज या नेचुरल वाटर रिजर्व्स को भी कंट्रोल कर सके, और उसने अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया। अब तक 2 हफ्ते बीत चुके थे और मेन कैरेक्टर्स एकेडमी में एक्टिवली मैजिक सीख रहे थे और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे थे। सभी हैरान थे कि रूई कितनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेप्ट समझा रहा था। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों उसकी नॉलेज और एक्सप्लेनेशन एबिलिटी से इम्प्रेस थे। एक दिन प्रैक्टिस से लौटने पर उन्होंने देखा कि क्लासरूम की सारी चेयर्स इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। माहौल शॉक और डिस्टर्ब्ड सा लग रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी गड़बड़ी किसने की। एक स्टूडेंट आगे आया और बोला कि उसे सवाल पूछने होंगे ताकि पूरे इश्यू की क्लैरिटी मिल सके। उसने रिजॉल्व किया कि वो उस व्यक्ति को ढूंढ निकालेगा जिसने ये मैस किया। वो कन्विंस था कि कल्प्रिट ने जरूर कोई ट्रेस या एविडेंस पीछे छोड़ा होगा जिससे मिस्ट्री सॉल्व हो सके। ऑस्कर ने तुरंत मैजिकल एनालिसिस शुरू किया ताकि वह ऐसे मैजिकल क्लूज या जानकारी को खोज सके जो यह पता लगाने में मदद करे कि क्लासरूम में गड़बड़ी फैलाने वाला विलेन कौन था। बिल्कुल यही रूई उम्मीद कर रहा था ऑस्कर से कि वह अपनी मैजिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। ऑस्कर ने बताया कि उसे ये मैजिकल स्किल्स उस लड़के की वजह से मिली हैं जिसने उसे बाद में स्कूल के बाद ट्रेनिंग दी थी। ये सुनकर बाकी लोग हैरान हो गए। उसी ट्रेनिंग की वजह से ऑस्कर अब सिर्फ एक टेबल नहीं बल्कि पूरी जगह को समझने और एनालाइज करने में सक्षम था। उसी दौरान उसने एक क्लासमेट के बाल और जूते के निशान नोटिस किए जो इस इंसिडेंट से जुड़े हो सकते थे। ऑस्कर को मूर्ख बनाना असंभव था। उसकी यूनिकली ट्रेन्ड मैजिकल एनालिसिस एबिलिटी ने वह डिटेल्स पकड़ ली जो बाकी सबकी नजर से चूक गई थी। पता चला कि जिस छात्र ने जानबूझकर क्लासरूम में केओस क्रिएट किया था उसे पहले गांव से मैजिक मिस यूज करने के कारण निकाल दिया गया था। ये उसकी हॉस्टिल और अजीब नेचर को भी एक्सप्लेन करता था। अब उसे खुशी थी कि वह अपनी मैजिक उपयोग करके इस समस्या को सुलझाने में काम आ सकता है। उस लड़के ने जानकारी दी कि कौन क्लासरूम में घुसा और यह सब किया। उसने घटना के अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किए ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। ऑस्कर किसी कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने खुद शामिल न होने का फैसला किया, पर रूई को भरोसा दिलाया कि वह इस स्थिति को संभाल सकता है। उसकी बात से रूई को महसूस हुआ कि ऑस्कर उस पर पूरी तरह भरोसा करता है। उसी समय जैक, एलेक्स और माइकल भी मौजूद थे, तैयार अपने दोस्तों का साथ देने और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए। जैक ने मुख्य पात्र की तरफ देखा और पूछा कि क्या अब शुरुआत की जा सकती है। वह क्लियरली इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए तैयार था। दरवाजा खोलते ही वे क्लासरूम में पहुंचे। अब मामले की जांच आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। सभी को पूरा विश्वास था कि वे इस रहस्य को हल कर देंगे और रूल ब्रेकर को पकड़कर अकादमी में फिर से अनुशासन और शांति स्थापित करेंगे। ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों पर शक था वे सब अपनी संलिप्तता छुपाने और निर्दोष साबित होने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक अजनबी उनके पास आया। मुख्य पात्र को महसूस हुआ कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर लग रहा था कि वह किसी एरिस्टोक्रेसी या अपर क्लास से था। मुख्य पात्र ने माफी मांगते हुए कहा कि वे अचानक क्लासरूम में घुस आए क्योंकि उनके क्लास का एक हूलिगन लेसन को डिस्टर्ब करके भाग गया था और वे कल्प्रिट को पकड़ने और हालात को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अजनबी ने पूछा कि क्या उन्हें इतनी जल्दी उन पर शक करना ठीक है। उसने यह भी कहा कि उनके क्लास में कई ऐसे छात्र हैं जो पिछड़ी परिस्थितियों से आते हैं जिससे कल्प्रिट को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। उसकी बात सुनकर जय का गुस्सा बढ़ गया। वह तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला था, लेकिन रूई ने समझ लिया कि अजनबी जानबूझकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था। रूई ने सोचना शुरू किया कि शांत रहते हुए इस मामले को समझदारी से कैसे सुलझाया जाए। उसने जैक से कहा कि उसे उस पर भरोसा रखना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को समझदारी से चलने देना चाहिए। मुख्य पात्र ने अपनी जेब से कुछ निकाला जिससे सभी की दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने ऑस्कर द्वारा क्लासरूम में मिली बालों की लट को ध्यान से देखा और उसका विश्लेषण शुरू किया। उम्मीद थी कि उससे कल्प्रिट के बारे में कोई निश्चित सुराग मिल जाए। अजनबी ने पूछा कि ऑस्कर ने कैसे पता लगाया कि ये बाल किसके हैं और किस तरह की मैजिकल मेथड का उसने उपयोग किया। ऑस्कर ने बताना शुरू किया कि उन्होंने हेयर सैंपल पर जेनेटिक एनालिसिस किया और उसे नोन सैंपल से कंपेयर करके यह कंफर्म किया कि बाल किसका है। उसने समझाने के लिए एनालिसिस प्रोसेस को आसान भाषा में बताया। उसने कहा कि उसने अपनी एबिलिटी टाइम रिवाइंड का उपयोग किया जिससे वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पीछे ले जाकर देख सका कि ये बाल मूल रूप से किसके सिर पर थे। यह सुनकर सामने खड़ा अजनबी क्लियरली शॉक हो गया। टाइम
टाइम रिटर्न या टाइम रिवाइंड जैसी मैजिक एबिलिटी बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती है और उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी स्टूडेंट के पास ऐसी पावर हो सकती है। मैजिक एक्टिवेट होने पर बाल वापस अपने असली ओनर के सिर पर लौट गया, जिससे सबको साफ हो गया कि ये बाल उसी अजनबी के थे। यानी क्लासरूम में जो मेस हुआ था उसमें उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट था। अजनबी समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी मैजिक का इस्तेमाल कई हाई क्लास मैजिशियंस भी नहीं कर पाते। उसकी कंफ्यूजन बढ़ गई और उसने अपनी वॉन्ड लड़के की तरफ पॉइंट कर दी, जैसे वह किसी तरह रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो रहा हो। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका प्लान मेन कैरेक्टर को क्लास से निकालने या किसी तरह एक्शन लेने का था। उसने वार्निंग दी कि जो कुछ होने वाला है उसका असर पूरी क्लास के एटमॉस्फेयर तक जा सकता है और सबको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। मेन कैरेक्टर ने नोटिस किया कि बिना वैलिड रीजन किसी पर वॉन्ड पॉइंट करना सिर्फ स्कूल रूल्स ही नहीं बल्कि मैजिकल लॉज के भी खिलाफ है। उसने महसूस किया कि इस टाइम सिचुएशन सेल्फ डिफेंस की तरह है और अब उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बारी थी अपना बचाव करने और सही एक्शन लेने की। क्लासमेट्स ने मिलकर स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके और अपनी क्लास की रक्षा की जा सके। इसी बीच उस आदमी ने अपने साइड से लोगों को एक्शन लेने का आदेश दे दिया। मेन कैरेक्टर ने देखा कि बाहर भी लोग क्लास के पास एकत्रित हो रहे हैं। उसको समझ आया कि डायरेक्ट अटैक लेना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए डॉज करना और सीधी चोट से बचना बेहतर होगा। माइकल ने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया और अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की तैयारी की। उसने एक टेक्निक वॉल एक्टिवेट की जिससे वह और उसके साथी इनकमिंग अटैक से प्रोटेक्ट हो सके। जैक ने माइकल को बताया कि वह उसका साथ देगा और दूसरी तरफ से लड़ने हेतु अपनी एबिलिटी बॉम्ब का प्रयोग करेगा। लेकिन जैसे ही सबने वॉन्ड यूज करने की कोशिश की, अचानक सभी वॉन्ड्स उनके हाथों में एक्सप्लोड हो गए। इससे क्लास में एक बार की केओस और पैनिक की स्थिति बन गई। यह प्रतिक्रिया उनकी प्लानिंग में शामिल नहीं थी और क्लियर हो गया कि यह सिचुएशन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली थी। स्टूडेंट्स ने तुरंत प्रिकॉशनरी एक्शंस पर डिस्कशन शुरू किया कि आगे मैजिक का यूज कैसे करें ताकि किसी तरह की अनकंट्रोल्ड रिएक्शन न हो। इसी दौरान एक व्यक्ति एलेक्स पर सबसे मजबूत अटैक करने के लिए तैयार था। उसके एक्सप्रेशन से उसकी इंटेंशन और अग्रेशन दोनों समझ आ रहे थे, लेकिन एलेक्स ने बिना देर लगाए अपने लेग्स में पावर अप एक्टिवेट किया। इसकी वजह से हमला करने वाला उसे छू भी नहीं पाया और उसका अटैक पूरी तरह इनइफेक्टिव साबित हुआ। उसके बाद जितनी भी कोशिशें की गईं, एलेक्स को नुकसान पहुंचाना संभव नहीं हो पाया। उसकी एजिलिटी और रिएक्शन इतने एडवांस थे कि ओपोनेंट्स उसका लोकेशन भी सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। वह आसानी से अटैक से वेट कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था कि सामने वाले उसके मुकाबले काफी स्लो हैं। तभी अचानक एलेक्स सामने आया और उसने एक डिसाइसिव ब्लो डिलीवर किया जिसे रोक पाना असंभव हो गया। ऐसा लगा कि उसने अटैक करते समय अपनी स्ट्रेंथ नॉर्मल से ज्यादा अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से अपोजिंग साइड पूरी तरह एक्शन से बाहर हो गई। एलेक्स ने उसका कॉलर पकड़ा और शांत लेकिन दबाव भरे अंदाज में पूछा कि इस पूरी स्थिति में अब असल में गलत कौन है। एलेक्स की ताकत और प्रेजेंस के असर में वह घबराकर माफी मांगने लगा और भरोसा दिलाया कि वह आगे से हर आदेश मानने को तैयार है, लेकिन इस बार शर्त यह थी कि उसे सिर्फ एलेक्स ही नहीं बल्कि बाकी सभी की बात भी सुननी होगी। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ा और डिसाइसिव अटैक किया। चोट इतनी ताकतवर थी कि विरोधी संतुलन खोकर पीछे गिर पड़ा और शॉक में जमीन पर आ गया। उसका फॉल इतना इंटेंस था कि दीवार को भी नुकसान हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस तरह का डिस्प्ले वास्तव में बेहद इंप्रेसिव था और सभी विटनेसेस ने उसकी क्षमता को महसूस किया। उसके साथी उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे कि वे इस जीत का हिस्सा बने। इसके बाद उन्होंने हाथ उठाकर एक दूसरे के साथ यूनिटी और फ्रेंडशिप को सिंबॉलिकली मजबूत किया। लेकिन जब यूरी ने उस मोमेंट के दौरान किए गए एक्शन के बारे में सुना तो वह काफी नाराज हो गया। उसे लगा कि जिस तरह से सिचुएशन हैंडल हुई वह बिल्कुल सही नहीं थी। जैक उस समय सफाई में बिजी था और यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसा करना पड़ा हो। अंदर से उसने माना कि स्थिति इतनी आगे बढ़ने में उसकी भी कुछ जिम्मेदारी रही। यूरी खुद से नाराज था कि वह अपने साथियों को रोक नहीं पाया। जब सबने मिलकर यह तय किया कि आगे ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी तो माहौल थोड़ा शांत हुआ और सभी ने राहत महसूस की। मेन कैरेक्टर यूरी के पास गया और ईमानदारी से माफी मांगी। उसने माना कि जब उसने यह रास्ता चुना था उसे अंदाजा था कि ऐसे हालात बार बार आ सकते हैं। यूरी की आवाज में थकान थी, जैसे पूरा दिन तनाव से भरा रहा हो। हाल की घटनाओं की वजह से वह ठीक से आराम भी नहीं कर पाया था। रूई को इस बात का एहसास हुआ कि उसके एक्शन से उसके रिश्ते में असहजता आ गई है और उसे इस बात की तकलीफ हुई। तभी उसने देखा कि क्लास के बाकी लोग लगातार मेहनत कर रहे थे। उनकी डेडिकेशन देखकर उसने अपनी पर्सनल परेशानी को छोटा माना और थोड़ा खुद को शांत करने के लिए बाहर वॉक पर निकल गया। क्लास से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक अजनबी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा है और उसने बड़े विनम्र तरीके से उसे ग्रीट किया। इस अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडलीनेस ने उसके अंदर चल रहा तनाव कुछ हद तक कम कर दिया। अजनबी ने पूछा, क्या वह रूई भी है? मेन कैरेक्टर ने पोलाइटली जवाब दिया और कहा कि अगर वह बात करने के मूड में लग
रहा है तो शायद इसका कारण हाल की घटनाएं हैं। उसका नाम मेडिसन था और वह क्लास 2A से था। यह जानकर बातचीत और इंटरेस्टिंग हो गई। रूई ने हैंडशेक करके उसे रिस्पेक्ट दिया और बातचीत के लिए तैयार हो गया। मेडिसन ने बताया कि वह बस यह देखना चाहता था कि रूई असल में कैसा दिखता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ बातें कैंपस में फैल चुकी थीं, खास तौर पर कल की घटना से जुड़ी। बात धीरे धीरे खुली और दोनों के बीच बातचीत फ्रेंडली और फ्रैंक होती गई। मेडिसन को महसूस हुआ कि वह रूई पर भरोसा कर सकता है और उसने संकेत दिया कि उसके पास भी कोई पर्सनल कहानी है जिसे वह शेयर करना चाहता है। रूई ध्यान से उसकी बात सुनने को तैयार था। इस दौरान रूई को एहसास हुआ कि भले ही लोग उसे स्ट्रांग मानते हों, इस दुनिया में उससे भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लोग मौजूद हैं। इसी सोच के बीच उसने महसूस किया कि अभी उसे खुद पर और अपने करिश्मा पर और काम करना होगा ताकि वह सच में लोगों को प्रभावित कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगले भाग में क्या देखना चाहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।